यह क्या चल रहा है? वो फटीचर आखिर हैं कौन? मुझे भी नहीं पता कि वो लड़का कौन है। अरे यार, वो जो कोई भी है, क्या तुम उसे यहां से निकाल सकते हो? वो सभी युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग थे और उनकी आंखें आग उगल रही थीं। स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें आर्यन से चिपकी हुई थी। उनकी नजरों में वो केवल एक गरीब और यहाँ तक कि एक भिखारी था। उसे इतनी सारी लड़कियां कैसे पसंद कर सकती हैं? यही सोच सोचकर उनका खून खोल रहा था। इसके अलावा तीनों स्वर्ग संप्रदाय की बहनें उसके ऊपर जानबूझकर गिरी थी। यह उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। यह कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि रूबी भी उसकी ओर गई। सभी ने अपनी सांसें रोकी और सदमे में रूबी को देखा। वो क्या करने जा रही है? ये नहीं हो सकता। मेरी आंखें, मैं और जीना नहीं चाहता। इतने सालों तक जीने के बाद मुझे लगता है कि एक भिखारी भी मुझसे ज्यादा अच्छा है। वो सभी हताश थे, क्योंकि रूबी आर्यन के पास गई और उसके बाएं हाथ को पकड़कर धीरे से उसके कंधे पर झुक गई। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया था। यह कोई नाटक नहीं था, बल्कि यह एक भावना थी। वहां मौजूद सभी लोगों को लगा जैसे कि धरती फटने वाली है और आसमान ढहने वाला है। वो सभी कांप रहे थे और स्थिर नहीं रह पा रहे थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और हैरानी से कहा, असंभव, असंभव, बिल्कुल असंभव। जरूर मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। आखिर कौन है? कौन है वो? वो सब दंग रह गए। चार लड़कियां जो कि एक से बढ़ के एक खूबसूरत थी, सभी एक भिखारी से चिपकी हुई थीं। वो लड़का बस एक पुराना सा लिबादा पहने हुए था और कहीं से भी चार स्तंभों से तो छोड़ो, एक छोटे परिवार से भी नहीं लग रहा था। फिर वो लड़कियों को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता था? क्या यह हो सकता है कि उन सभी को भ्रम जहर दिया गया था? यहाँ तक कि परगत भी हैरान रह गया और उसने पूछा, अरुण, यह लड़का कौन है? अरुण ने आर्यन की ओर देखा और आर्यन को हल्के से सिर हिलाते हुए देखकर उसने कहा, वो सिंह परिवार से यंग मास्टर आर्यन हैं। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और तुरंत शांत हो गए। भीड़ की वजह से उसे आर्यन का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर जैसे ही इरा ने उसका नाम सुना तो उसकी आंखें भयावह हो गईं। तुरंत हत्या के इरादे की एक तेज लहर उसके शरीर से निकली। जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो इंसान उसके सामने मौजूद था। इसके अलावा जब उसने आर्यन को साफ साफ देखा और जब उसके शरीर से लिपटी चार लड़कियों को देखा तो वो बेहद दुखी हो गई। वो एक पराजित मुर्गे की तरह थी। चारों लड़कियां उससे कई गुना बेहतर थी। छाती की तुलना, उसकी छाती वर्षा जितनी बड़ी नहीं थी। प्यारी की तुलना, वो तारा जितनी प्यारी नहीं थी। शक्तियों की तुलना, मेघा उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। खूबसूरती की तुलना करे तो रूबी की एक बड़ी छाती और रूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला था और उसकी आभा अलौकिक थी। वो चारों लड़कियां उससे कमतर नहीं थीं और वो सभी एक ही लड़के को पसंद करती थीं, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। इससे वो खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि आर्यन उसके सामने घुटने टेककर उससे भीख मांगे। वो चाहती थी कि अमर सहित हर लड़का उसके आगे झुककर रहे। वो बहुत दुखी थी। वो आर्यन है? क्या यह वही लड़का है जो ड्रैगन की सवारी करता है? उसके पास तो कोई ड्रैगन ब्लड भी नहीं है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसके ड्रैगन ब्लड को किसी के द्वारा चुरा नहीं लिया गया था? वो शाही भोज में कैसे शामिल हो सकता है? यहाँ तक कि उसकी पंसलियां भी टूटी हुई है। सबने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात की। इरा ने भी गुस्से में कहा, आर्यन, क्या तुम्हारे सिंह परिवार के सब लोग मर गए हैं जो तुम अपने साथ एक बेकार नौकरानी को लाए हो? अब जब मैंने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया तो तुम इतने नीचे गिर गए। उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया था। इरा ने उच्च और शक्तिशाली होने का नाटक भी किया, अपने बारे में उच्च सोच रखते हुए सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आर्यन उसे लुभाने में असमर्थ था, इसलिए वो एक नौकरानी को भोज में ले आया। सभी लोगों ने इरा की ओर देखा। इससे उसे लगा जैसे कि वो एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गई थी, तो उसने आगे बोलना जारी रखा, क्या मैं गलत हूँ? भले ही हमारी सगाई हुई है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती।
इतने सालों से तुम बेशर्मी से मेरे पीछे पड़े रहे और अब जब तुम मुझे नहीं पा सके तो तुम अपनी नौकरानी के पीछे पड़ गए। तुम सच में घटिया हो। उसकी बातें सुनकर तारा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, बस बहुत हुआ। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मैंने तुम्हें अब तक आर्यन की वजह से बख्शा हुआ है, वरना मैं तेरी जैसी घटिया लड़की को कब का मार देती। वर्षा हंसी और बोली, तारा तुम एक आत्मधर्मी फूहड़ की तरह मत बनो। क्या तुमने नहीं देखा कि वो एक के बाद एक आदमी बदल रही है? तुम एक फूहड़ पर इतना गुस्सा क्यों हो? इरा की आंखें भयावह हो गईं और वो चिल्लाई, तुम किसे फूहड़ कह रही हो? वर्षा कोई ऐसी इंसान नहीं थी जो आसानी से डर जाए। वो एक कदम आगे बढ़ी और इरा के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने इरा की ओर एक उंगली से इशारा करते हुए कहा, मैंने कहा कि तुम एक फूहड़ हो। तुम इरा एक फूहड़ हो। क्या तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी? क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे फिर से दोहराऊं? तुम एक फूहड़ लड़की हो जो बाजार के हर कोने पर मिल जाएगी। उसने एक बार में एक शब्द कहा था जो बहुत कड़वे थे। तारा ने तुरंत वर्षा के पास आते और मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन आप शक्तिशाली है। इरा का चेहरा अलग अलग रंगों में बदलने लगा। वो इतने गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि वो उन्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करती थी। शक्ति के मामले में वो उनसे बहुत कमजोर थी और स्थिति के मामले में एक राजकुमारी के रूप में उसकी स्थिति स्वर्ग संप्रदाय के बुजुर्ग की बेटी के रूप में कुलीन नहीं थी। रूप का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो उससे कम खूबसूरत नहीं थी। किसी भी मामले में वो उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। इससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। फिर उसने अमर की ओर देखा। अमर अमर ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, जूनियर सिस्टर्स बहुत दूर मत जाओ। ओह, आर्यन हल्के से मुस्कुराया। फिर वो आगे आया और कहा, क्या ये अमर नहीं है? पिछली बार जब मैंने पूछा था तब क्या तुमने उसके घुटनों की जांच नहीं की थी? या उस समय मैं नशे में था और थोड़ा उलझन में था। उस समय ये वो नहीं था बल्कि कुछ और था। उसने जमीन पर घुटने टेके थे, पर उसके लिए नहीं जो तुमने सोचा था, बल्कि हमने कुछ और क्या था। यार अब तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ। उसका मुंह उस वक्त काफी गंदा हो गया था। हाँ, वो एहसास सच में मजा आ गया था। पता नहीं क्या वो तुम्हें भी ऐसा आनंद देती है या नहीं, आर्यन हंसते हुए बोला। तुरंत बगल में किसी ने पूछा, मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन वो क्या है? मुंह गंदा कैसे होता है? अरे बेवकूफ, क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते? क्या तुमने इसे पिछली बार आए कामुक मानचित्र पर नहीं देखा था? ओह, तो ऐसा है। यह तो बहुत बढ़िया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी इरा के पास ऐसी चालें भी होंगी। इतने सालों तक सगाई किए जाने के बाद इरा जैसी सुंदरता को कौन सहन कर सकता है? अगर मुझे भी ऐसा मौका मिलता तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाता। सभी लड़के फुसफुसाने लगे। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इरा उन्हें साफ साफ सुन सकती थी। अमर की अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। वो जानता था कि आर्यन बेतुकी बातें कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने दिल में नाखुश था, मानो उसकी चीज पहले किसी और के द्वारा इस्तेमाल कर ली गई हो। इरा चिल्लाई, आर्यन अगर तुम मुझे पा नहीं सके तो तुम मुझे बदनाम करोगे। आज रात मैं निश्चित रूप से चाचा सम्राट से इस सगाई को रद्द करने के लिए कहूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। तभी रूबी ने गुस्से में कहा, तुम फूहड़, यंग मास्टर तुम्हारे सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे। रूबी के मुंह से ये शब्द अटक अटक कर निकल रहे थे, क्योंकि उसे भी फूहड़ शब्द का मतलब पता था। इसे एक बाजारू औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वाह, कितना प्यारी हैं। यहाँ तक कि उसका लोगों को बुरा कहना भी बहुत प्यारा है। आर्यन का वास्तव में लड़कियों के मामले में भाग्य बहुत अच्छा है। सभी लड़के रूबी के बुरा बोलने पर भी मोहित थे। इससे इरा की आंखें भयावह हो गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम नीच लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो। आर्यन की भौहें फड़क उठी। तभी मेघा ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा,
इरा, तुम्हारी पहचान क्या है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तभी सम्राट महिपाल और शिशुपाल महल में पहुंचे और हॉल के प्रवेश द्वार पर युवा पीढ़ी के लोगों को इकट्ठा देख दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर महिपाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? सम्राट महिपाल को देखकर तुरंत महल के सभी लोगों ने घुटने टेक दिए। नमस्कार महामहिम, इरा ने भी झुकते हुए कहा। नमस्कार चाचा सम्राट। उसके पीछे पीछे युवा पीढ़ी के सभी लोगों ने घुटने टेक दिए और सम्राट के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। हालांकि आर्यन ने घुटने नहीं टेके थे। शाही परिवार के पूर्वज सम्राट ने एक बार यह फैसला सुनाया था कि फायर ग्लास शहर में सिंह परिवार के लोगों को किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी। इसलिए यह कहा जा सकता था कि आर्यन के घुटने सोने से भी अधिक कीमती थे। इस तरह के विशेषाधिकार के साथ आर्यन स्वाभाविक रूप से इसका पूरा फायदा उठाने वाला था। सम्राट महिपाल ने अपने गुस्से को दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी उठो, आज रात कोई सम्राट नहीं है, केवल दोस्त हैं। यह बोलते हुए वो आर्यन के पास गया और कहा, तुम शायद आर्यन हो, है ना? इतने साल हो गए हैं, तुम इतने बड़े हो गए हो कि मैं तुम्हें लगभग पहचान ही नहीं सका। आर्यन ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम सम्राट भी काफी बूढ़े हो गए हैं, मैं उन्हें लगभग पहचान ही नहीं सका। वो हर कोई कांप उठा। यह सम्राट के प्रति बहुत बड़ा अनादर था। इरा ने तुरंत कहा, आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चाचा सम्राट के प्रति इतना निर्लज्ज बनो? तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें मार देना सही होगा। सम्राट महिपाल के बगल में खड़े शाही रक्षकों में से एक तुरंत चिल्लाया, आर्यन, तुम सम्राट के साथ अशिष्ट व्यवहार करने की हिम्मत करते हो? महिपाल हंसा, आर्यन भी सच बोल रहा है, मैं वास्तव में काफी बूढ़ा हो गया हूँ, हा हा हा। चलो सभी हॉल में चलते हैं। भले ही उसने ऐसा कहा, हालांकि वो अपने दिल में उसका मजाक उड़ा रहा था और सोचा कि वो नहीं जानता कि खुद को कैसे काबू करना है। घमंडी होना एक अच्छा बात है, पर इतना घमंडी बनना ठीक नहीं है। ऐसे लोग ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। रुको, इरा ने अचानक कहा, चाचा सम्राट, शाही भोज में हमेशा से फायर ग्लास शहर की उच्च प्रतिभाओं को भाग लेने दिया जाता है। अगर कोई चाहे तो दूसरे शहर के युवा पीढ़ी के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या टूटी हुई पसंदलियों वाले, जिसके पास ड्रैगन ब्लड भी नहीं है, क्या इस तरह का कचरा भाग लेने के योग्य है? सब लोग रुककर आर्यन की ओर देखने लगे। तारा को भी तुरंत गुस्सा आ गया। उसके बोलने का इंतजार किए बिना आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी इरा सही हैं। इस तरह के कचरे को सच में भाग नहीं लेने देना चाहिए। हालांकि अगर कोई इस तरह के कचरे से भी बदतर है, तो क्या उनके पास भाग लेने के लिए कम योग्यता नहीं होगी? आर्यन के कहने का सीधा मतलब था कि वो एक कचरे से भी बदतर है। अगर वो फिर से कुछ बोलने की हिम्मत करती तो आर्यन निश्चित रूप से उसे चुनौती देता। इरा की आंखों में खून उतर आया था। कई लोगों ने तुरंत कहा, यंग मास्टर आर्यन भविष्य के ड्रैगन स्पिरिट योद्धा हैं। अगर उनके पास भाग लेने की योग्यता नहीं है तो कौन ले सकता है? वो सभी आर्यन की शक्तियों को अच्छे से पहचानते थे। अगर वो वास्तव में उसे चुनौती देना चाहती तो वो शायद ही फिर कभी शाही भोज में भाग ले पाती। इरा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। ड्रैगन स्पिरिट योद्धा बेशक भाग लेने के योग्य है। मैंने यह नहीं कहा कि वो भाग नहीं ले सकता। मैंने कहा कि वो जिन लोगों को लाया है वो भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने रूबी की ओर इशारा किया और कहा, क्या वो सिर्फ आर्यन की एक नौकरानी नहीं है? फिर वो कैसे इसमें भाग ले सकती हैं? क्या वो सिर्फ एक नीच व्यक्ति नहीं है? फिर वो कैसे इसमें भाग ले सकती हैं? क्या उसके पास कोई शक्तियां हैं? नहीं है। फिर वो कैसे इसमें भाग ले सकती हैं? वो कुछ भी नहीं है। केवल बर्तन कपड़े धोने के अलावा वो किसी लायक नहीं है। फिर वो कैसे एक शाही भोज में भाग ले सकती हैं? इरा का हर एक शब्द तीखा था। रूबी हल्की सी पीछे की ओर लड़खड़ा गई और उसने आर्यन को कसकर पकड़ लिया। सिर नीचे करते ही उसका शरीर कांपने लगा, मानो वो इस दुनिया की थी ही नहीं। यह ऐसा था जैसे वो एक बदबूदार बतख थी।
इरा के सवालों सामना करते हुए, उसकी दबंग आभा का सामना करते हुए, उसके अहंकार का सामना करते हुए रूबी को अपनी हीनता पर शर्म महसूस हुई और आर्यन से नीची आवाज में कहा, यंग मास्टर, मुझे लगता है कि मुझे वापस सिंह परिवार में जाना चाहिए। उसका दिल बेहद दर्द में था। ये उसकी वजह से नहीं था बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे आर्यन की प्रतिष्ठा पर दाग लगने का डर था। वो उसे और शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। अगर वो नहीं होती तो इरा आर्यन के सामने बोलने लायक भी नहीं होती। तभी रजत ने भी कहा, अगर सच में ऐसा है तो उसके पास शाही भोज में भाग लेने की योग्यता नहीं है। ये सिर्फ शक्तिशाली लोगों के लिए हैं। जिसके पास शक्ति नहीं, वो इसमें बिल्कुल भाग नहीं ले सकता। जिसके पास शक्ति है वो चाहे किसी भी शहर से हो इसमें भाग ले सकता है। फिर वो एक नौकर ही क्यों ना हो। हेवंत ने भी कहा, तुम सही हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप शाही भोज में भाग लेने के लायक नहीं हैं। इसके अलावा आर्यन शाही भोज में एक नौकर को लाया। क्या ये शाही भोज का बहुत अधिक अपमान नहीं है? मुझे लगता है कि आर्यन, तुम महामहिम सम्राट को कुछ मानते ही नहीं हो। राजकुमारी की बात सही है। अगर वो वास्तव में एक नौकर है तो वो वास्तव में भाग नहीं ले सकती है, वरना ये शाही भोज की तौहीन होगी। शाही भोज फायर ग्लास शहर की एक प्रथा है जो महान पूर्वजों द्वारा शुरू की गई थी। ये पूर्वजों की भी तौहीन है। सब आपस में बातें करने लगे। रूबी एक डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह आर्यन के पीछे सिकुड़ गई। वो अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। अगर आर्यन ने उसे कसकर नहीं पकड़ा होता तो वो पहले ही बाहर निकल जाती। एक बार जब तारा का गुस्सा भड़क उठा तो उसने बिना किसी की परवाह किए चिल्लाते हुए कहा, किसने कहा कि वो एक नौकर है? वो मेरी मुंह बोली बहन है। क्या बात है? वर्षा ने भी तुरंत कहा, हाँ, वो मेरी भी मुंह बोली बहन है। मेघा ने कहा, महामहिम सम्राट, रूबी हम 3 बहनों की मुंह बोली बहन है। यही पहचान काफी है ना? सम्राट महिपाल धीरे से मुस्कुराया लेकिन तुरंत कुछ नहीं बोला। इरा ने फिर से मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सच है कि आप तीनों बहनें स्वर्ग संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से की शिष्य हैं और यह भी सच है कि आपकी पहचान काफी शानदार है, लेकिन आपके यह कहने से कि वो आपकी मुंह बोली बहन है से कुछ साबित नहीं होता है। जब तक कि उसके पास स्वर्ग संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से का बैज नहीं होगा तब तक उसकी पहचान सिर्फ एक नौकरानी की रहेगी। फिर इरा ने तुरंत स्वर्ग संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से का एक बैज निकाला जिसे वो अपने साथ लाई थी और आर्यन को दिखाते हुए पूछा, क्या उसके पास इस तरह का स्वर्ग संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से का शिष्य बैज है? बैज पर बड़ा अंदरूनी हिस्से का शिष्य शब्द विशेष रूप से आकर्षक था। इसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। यह बैज तो केवल स्वर्ग संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से के शिष्यों के पास होता है। हे भगवान, क्या राजकुमारी इरा को पहले ही विशेष रूप से भर्ती किया जा चुका है? इतना शक्तिशाली प्रभाव। वास्तव में राजकुमारी इरा बहुत शक्तिशाली है। वो सभी जलन भरी नजरों से उसे देख रहे थे। सभी का शाही भोज में भाग लेने का कारण स्वर्ग संप्रदाय में एक स्थान के लिए लड़ना था और यह एक बाहरी शिष्य के रूप में एक स्थान था। लेकिन इरा को पहले ही एक अंदरूनी हिस्से का शिष्य बैज मिल चुका था, जिसका सीधा मतलब था कि उसे स्वर्ग संप्रदाय का अंदरूनी हिस्से का शिष्य बनने के लिए कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी। इस तरह की पहचान असाधारण थी। इरा बहुत खुश थी, अतुलनीय रूप से खुश थी। अपने आसपास की हैरानी भरी आवाजों को सुनकर उसका दिल अतुलनीय रूप से बेहतर हो गया था। फिर उसने एक बार फिर से पूछा, क्या तुम्हारे पास ये है? तारा इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो वास्तव में तुरंत जाकर इरा का मुंह तोड़ना चाहती थी, लेकिन यह फिर भी रूबी की कोई मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास शिष्य बैज नहीं था। रूबी के आंसू आने ही वाले थे और उसने धीरे से कहा, यंग मास्टर, मुझे माफ कर दो। मैं वास्तव में बेकार हूँ। मैंने आपको फंसाया है। मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। मेरी वजह से आप भी शर्मिंदा होते रहेंगे। रूबी खुद को दोषी ठहरा रही थी। वो जानती थी कि आर्यन बहुत शक्तिशाली है और शाही भोज में शायद पहला स्थान भी हासिल कर ले, तो वो अपनी वजह से आर्यन को परेशान करना नहीं चाहती थी। आर्यन ने मुड़कर रूबी का चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से मुस्कुराया।
रूबी, तुम सबसे अच्छी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता? तुम बहुत शक्तिशाली हो। रूबी दुखी थी। आर्यन के दिल को ऐसा लगा जैसे उसे चाकू से काटा जा रहा हो। यह बहुत असहज था। उस रात के बारे में सोचते हुए जब रूबी उसकी रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग करने को तैयार थी, आर्यन का दिल अतुलनीय रूप से भारी हो गया। उस समय रूबी ने किसी चीज की परवाह नहीं की थी। तब से रूबी के लिए उसके दिल में एक खास जगह थी। अगर कोई उसे परेशान करता तो आर्यन उसका हसर एक मरे हुए सुअर से भी बदतर करता। फिर इरा को वो कैसे बख्श सकता था? रूबी के आंसू टपकने लगे और वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें भी गुस्से में थीं। इरा के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि थी। रजत और हेवंत के चेहरे पर भी एक आत्मसंतुष्टि थी। आर्यन के शर्मिंदा रूप को देखकर वो अपने दिलों में बेहद खुश थे। आर्यन, अपनी नौकरानी को ले जाओ और वापस भाग जाओ। यह ठीक है, यह तुम जैसे नीच लोगों के लिए जगह नहीं है। हाँ हाँ हाँ, पीछे हट जाओ। वो सभी खिलखिलाकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। सम्राट महिपाल चुपचाप बगल में खड़ा था, जैसे कि एक दर्शक कोई नाटक देख रहा हो। वो कुछ नहीं बोला, जैसे कि इस सब से उसका कुछ लेना देना ना हो। आर्यन ने रूबी का हाथ पकड़ा और चुपचाप कहा, तुम चिंता मत करो, बस मेरा इंतजार करो। रूबी ने अपना सिर नीचे किया और हल्के से हिलाया। फिर आर्यन ने मेघा से कहा, रूबी के पास रहना। अगर कोई उसका एक बाल भी छूने की हिम्मत करे तो उसे जान से मार देना। मेघा ने तुरंत सिर हिलाया और पूछा, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करना। पागल, मैं आर्यन कभी कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता। क्या वो योग्यता नहीं चाहते हैं? आर्यन ने हंसते हुए कहा, फिर मैं उसे योग्यता दूंगा, योग्यता जो हर चीज से ऊपर होगी। मेघा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। फिर आर्यन अरुण के पास गया और पूछा, क्या यहाँ एक मुर्गी है? अरुण हैरान रह गया और फिर उसने महिपाल की ओर देखा। महिपाल ने अपना सिर हिलाया और तुरंत कहा, शाही रसोई में होंगी, पर तुम्हें मुर्गी किस लिए चाहिए? आर्यन ने उदासीनता से कहा, बस मुझे वहां ले चलो। फिर उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ इरा को देखा और अरुण के साथ वहां से शाही रसोई की ओर निकल गया। वो क्या करना चाहता है? वो क्या कर सकता है? उसे मुर्गियां क्यों चाहिए? क्या उसे भूख लगी है? हो सकता है कि उसने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। हाँ हाँ हाँ, सभी हंसने लगे। इरा ने भी हंसते हुए कहा, एक तुच्छ सेवक हमेशा एक तुच्छ सेवक रहेगा और यही सच है, जो कभी बदला नहीं जा सकता है। यह बोलते हुए उसने रूबी की ओर देख, जो अपना सिर नीचे करके खड़ी थी। यह देखकर मानो जैसे उसके दिल में ठंडक पहुंची हो और सोचा, तुच्छ नौकरानी, क्या तुम मेरा मुकाबला करना चाहती थी? इरा का, तुम मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं हो। अपनी औकात से ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हाँ हाँ। वो मेघा और बाकी दोनों बहनों के खिलाफ ना तो कुछ कर सकती थी और ना कुछ बोल सकती थी। हालांकि रूबी अलग थी। केवल उसकी पहचान ही उसे कुचलने के लिए काफी थी। इसके अलावा वो जितना आर्यन के करीब थी, वो रूबी पर हमला करने में उतना ही अधिक आनंद महसूस करेगी। वो आर्यन के दिल में गुस्से को महसूस कर सकती थी। इससे पहले उसने भी ऐसा गुस्सा महसूस किया था। रजत और हेवंत भी शालीनता से हंसे और कहा, मुझे लगता है कि वो अब यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करेगा। जाओ एक मुर्गी ढूंढो। हाँ हाँ हाँ, केवल वही ऐसा कह सकता है। परगत ने भी थोड़ा कहा, महामहिम सम्राट, समय आ गया है, शाही भोज को शुरू करना चाहिए। अमर ने भी हल्के से हंसते हुए कहा, महामहिम सम्राट, आपको कचरे के एक टुकड़े का इंतजार नहीं करना चाहिए। महिपाल अभी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि तभी इरा ने उसकी बाह पकड़ ली और सहज भाव से कहा, चाचा सम्राट, आज रात हमारे पास बहुत समय है, चलो यहाँ कुछ और इंतजार करते हैं। मैं सिर्फ यह देखना चाहती हूँ कि आर्यन क्या करना चाहता है। दरअसल वो सिर्फ आर्यन को खुद को शर्मिंदा करते हुए देखना चाहती थी। इसके अलावा उसने महसूस किया कि आर्यन महल छोड़कर भागने वाला है। अगर ऐसा था तो इससे उसके पिता की योजना पर असर पड़ सकता है।
इसके बाद इरा ने आगे कहा, चाचा सम्राट, आप आर्यन पर नजर रखने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजते? वो भाग भी सकता है। यह सम्राट को धोखा देने का गंभीर अपराध है। फिर उसने अमर की ओर देखा ताकि वो भी इस बारे में कुछ बोल सके। अमर समझ गया और उसने तुरंत कहा, राजकुमारी सही है, वो यहाँ एक नौकर लाया है। ये पहले से ही महामहिम का अनादर है। अगर वो भाग गया तो इसका सीधा मतलब है कि उसकी नजरों में आप कुछ नहीं हैं। हेमंत और रजत ने भी तुरंत उनका साथ दिया। ये सही है, हम यहाँ उसका इंतजार करेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि वो आखिर करने क्या वाला है। महिपाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी यह तुम युवा पीढ़ी के लोगों का मसला है। तुम लोग जो करोगे मैं उसके बीच नहीं बोलूंगा। वो भी यह जानना चाहता था कि क्या आर्यन भाग गया था या फिर वो कुछ और करना चाहता था। तुरंत इरा ने शाही कवच पहने एक आदमी से कहा, सेनापति युगल, जल्दी से जाकर देखें। युगल ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है राजकुमारी। इसी के साथ वो तुरंत शाही रसोई की ओर भागा। हॉल में सभी लोगों को आर्यन का इंतजार था। उनमें से कुछ का मानना था कि आर्यन भाग गया है, तो कुछ आगे होने वाले नाटक को देखने के लिए खड़े थे। तारा भी अंदर ही अंदर अपने दिल में थोड़ी चिंता में थी। फिर उसने नीची आवाज में वर्षा से पूछा, बड़ी बहन, क्या आपको पता है कि आर्यन वास्तव में क्या करना चाहता है? उसे एक मुर्गी क्यों चाहिए? वर्षा खुद उलझन में थी तो उसने मेघा से पूछा, छोटी बहन, तुम आर्यन को सबसे अच्छी तरह समझती हो। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? मेघा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो भागा नहीं है। हमें बस इंतजार करना होगा। रूबी ने दांतों से अपनी जीभ काट ली। उसके आंसू बह निकले, पर उसने ना रोने की पूरी कोशिश की और खुद को कोसने लगी। यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरी गलती है। वो हमेशा खुद में बदलाव के लिए कड़ी मेहनत करना चाहती थी। स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों को देखते हुए, जो हमेशा आर्यन की रक्षा के लिए खड़ी होती थी, वाणी को देखते हुए, जिसे आर्यन अपने साथ वीरान पर्वत से लाया था, छाया को देखते हुए, वो सभी उच्च स्तरीय योद्धा थे और उन सभी में असाधारण शक्तियां थी। पर उसके बारे में क्या? खाना पकाने और कपड़े धोने के अलावा वो आर्यन की कोई मदद नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि वो उनकी तरह बनना नहीं चाहती थी। वो हमेशा से अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती थी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, वो नहीं कर सकी। मानो स्वर्ग चाहता ही नहीं था कि वो शक्तियां हासिल करे। रूबी, रो मत, तुम जितना रोओगी वो उतने ही खुश होंगे, मेघा ने उसे शांत कराते हुए कहा। तारा ने भी कहा, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर कि हम सभी को जलन हो रही है। अगर तुम रोओगी तो तुम अच्छी नहीं लगोगी। वर्षा ने भी कहा, मैंने तुम जैसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी, हम सभी को तुमसे जलन हो रही है। दूसरी तरफ अरुण उत्सुकता से आर्यन के पीछे चल रहा था। यंग मास्टर, आप एक मुर्गी क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने पूछा। उसी समय युगल भी बड़े कदमों के साथ तेजी से उनके पास पहुंचा। फिर वो आर्यन के बगल में आया और एक घुटने के बल बैठते हुए बोला, यंग मास्टर। आर्यन कांप उठा, तुम भी? युगल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर जोर से हिलाया और कहा, ग्रैंड एल्डर ने मेरी जान बचाई थी। शाही महल के हमारे सभी भाई तैयार हैं, बस आप एक आदेश दे, वो सभी तुरंत हमला कर देंगे। आर्यन ने आगे बढ़ना जारी रखा और कुछ नहीं कहा। वो अपने दिल में बेहद हैरान था और अपने मन में सोचा, दादाजी बहुत कमाल के हैं। युगल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और कहा, यंग मास्टर, मुर्गियों की तलाश ना करें, अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ और है। अरुण ने भी कहा, यह सही है यंग मास्टर, आज रात की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। आर्यन बिना कुछ बोले आगे बढ़ता रहा और जल्द ही वो शाही रसोई में पहुंच गए। जैसे ही आर्यन अंदर पहुंचा तो उसने एक रसोइये को एक मुर्गी को हलाल करते देखा। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर उसे रोकते हुए कहा, रुको, मुझे ये करने दो। इसके तुरंत बाद आर्यन ने अपना ड्रैगन स्लेयर बुलाया और मुर्गी को काट दिया। इसी के साथ उसने स्ट्राइकिंग मूल्य का इस्तेमाल किया। स्ट्राइकिंग मूल्य शुरू हो गया है। आर्यन, तुम्हें एक मुर्गी को मारने पर 0 EXP
पॉइंट्स 0 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स 0 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन बधाई हो, तुम्हें एक फीनिक्स ब्लड लाइन मिली है। उसी समय ड्रैगन स्लेयर हिलने लगा और उसमें से एक खून की प्यासी आवाज सुनाई दी। इससे आर्यन का दिल बैठ गया और वो तुरंत अपने दिल में चिल्लाया, तुम इस ब्लड लाइन को छू नहीं सकते। आर्यन की आवाज बहुत गंभीर थी। उसे डर था कि ड्रैगन स्लेयर कहीं इस ब्लड लाइन को अवशोषित ना कर ले। ड्रैगन स्लेयर हिलना बंद हो गया और धीरे धीरे शांत हो गया। आर्यन ने राहत की सांस ली और मुड़कर अरुण और युगल से कहा, चलो वापस चलते हैं। इस पर वो दोनों मूक रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में आर्यन शाही रसोई में सिर्फ एक मुर्गी को मारने के लिए आया था या फिर इसके पीछे कोई और कारण था। वो दोनों उलझन में थे। यहाँ तक कि रसोइया भी हैरान था, पर उसने कुछ नहीं कहा जब तक कि आर्यन के वहां से निकल नहीं गया। शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वापस हॉल की ओर जाते हुए आर्यन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अगर एक मेढक को मारने पर उसे एक डिवाइन स्टेज स्किल मिल सकती थी, तो एक मुर्गी को मारने पर भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता था। इसके अलावा इस बार तो उसने स्ट्राइकिंग मूल्य का भी इस्तेमाल किया था, जिसे उसने बहुत समय से उपयोग नहीं किया था। पिछली बार सिंह परिवार के युद्ध मैदान में उसने रविकांत को मारने पर भी स्ट्राइकिंग मूल्य का उपयोग नहीं किया था और इसे अब तक बचा कर रखा था। अगर रूबी का सवाल नहीं होता तो आर्यन ने आज इसका इस्तेमाल नहीं किया होता, क्योंकि वो इसे महिपाल को मारने के बाद यह देखने के लिए छोड़ना चाहता था कि क्या उसे ड्रैगन स्लेयर का अधूरा हिस्सा मिल सकता है या नहीं। इरा घमंडी थी। जब वो रूबी को नीचा दिखा रही थी तो इससे रूबी बहुत दुखी थी और अपने दिल में बेहद हीन महसूस कर रही थी। इस वजह से आर्यन का दिल भी दुखने लगा था। वो हमेशा से इस बारे में सोचता था कि उसे कोशिश करने के लिए रूबी को कुछ उच्च स्तर की ब्लड लाइन देनी चाहिए। फिर उसने अपने दिमाग में फीनिक्स ब्लड लाइन की विशेषताओं की जांच की। वस्तु फीनिक्स ब्लड लाइन, स्तर डिवाइन स्टेज, विवर्ण डिवाइन फिनिक्स ब्लड लाइन केवल महिलाओं तक सीमित है। विवर्ण 2 फिनिक्स ब्लड लाइन खुद से एक व्यक्ति को फ्यूज करने के लिए चुनती है। एक बार जब फिनिक्स ब्लड लाइन किसी व्यक्ति को चुन लेती है तो इसे केवल उसी व्यक्ति विशेष द्वारा फ्यूज किया जा सकता है और उसके अलावा कोई भी इसे फ्यूज नहीं कर सकता है। विवर्ण 3 जो इसे फ्यूज करता है वो अनथीन फीनिक्स शक्ति प्राप्त कर सकता है। सिस्टम के विवरण को देखते हुए आर्यन बहुत ज्यादा हैरान था ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन की तुलना में, लेकिन क्या यह किसी और के साथ जुड़ सकता है? यह क्या रूबी इसे फ्यूज कर सकती हैं? डिवाइन ब्लड लाइन सामान्य ब्लड लाइन से अलग होती थी। इसमें आत्मजागरूकता का एक निश्चित स्तर था। एक बार जब यह किसी को ना चुने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शक्तिशाली है और आपने कितनी कोशिश की, आप कभी भी उसे फ्यूज नहीं कर पाएंगे। आर्यन को इसी चीज का डर था कि रूबी इसे फ्यूज कर पाएगी या नहीं। अगर फिनिक्स ब्लड लाइन ने उसे नहीं चुना तो वो इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता था। वो वापस आ गया है। वो वापस आ गया है। आर्यन वापस आ गया है। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने आर्यन को वापस आते हुए देख शोर मचाना शुरू कर दिया। उन सभी के चेहरों पर मजाक भरी हंसी थी और कई लोगों ने हंसते हुए पूछा, ड्रैगन स्पिरिट योद्धा, क्या आपको मुर्गी मिल गई है? उसने तुम्हें कितने अंडे दिए? क्या आप मुर्गी खाना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। चारों तरफ हंसी के ठहाके गूंजने लगे। इरा ने आर्यन की ओर देखा और आंखें मूंद लीं। वो खुद से बहुत खुश थी। फिर उसने मजाक उड़ाया, आर्यन चलो देखते हैं कि अब तुम क्या तमाशा दिखाते हो। अमर को भी राहत महसूस हुई। उसे आर्यन से नफरत थी, बहुत ज्यादा नफरत। आर्यन ने वापस आते हुए हॉल में कदम रखा। हालांकि वो अभी भी इस बात को लेकर परेशान था कि रूबी फीनिक्स ब्लड लाइन के साथ जुड़ पाएगी या नहीं। तारा तुरंत उसके पास आई और नीची आवाज में पूछा, आर्यन तुम क्या करने गए थे? युगल ने महिपाल को सच बताते हुए कहा। महामहिम आर्यन ने केवल एक मुर्गी को मारा और लौट आया। वो भागना नहीं चाहता था। महिपाल ने हाथ हिलाया। ठीक है। फिर आर्यन की ओर देखते हुए उसका दिल भी जिज्ञासा से भर गया, आखिर उसने एक मुर्गी को क्यों मारा? इरा ने शालीनता से हंसते हुए कहा,
आर्यन, अब जब तुम मुर्गी मार चुके हो तो क्या तुम अपनी इस नौकरानी को यहाँ से ले जाने का कष्ट करोगे? शाही भोज को एक नौकर के लिए नहीं बल्कि एक योद्धा की प्रतिभा के लिए आयोजित किया जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम एक नौकरानी को क्यों अपने साथ लाए हो। क्या तुम सिंह परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहते हो? तुम जैसे किसी के साथ मेरी सगाई होना भी मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है, इरा ने एक मोर की तरह घमंड से कहा। रूबी की आंखों में पानी भर आया। फिर वो आर्यन के पास आई और धीमी आवाज में बोली, यंग मास्टर, मैं खुद जा सकती हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं वास्तव में सिंह परिवार की बस एक छोटी सी नौकर हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर आर्यन को लगा जैसे उसका दिल सुइयों से छेदा गया है। यह बहुत दर्दनाक था, बहुत ज्यादा दर्दनाक था। मेघा ने रूबी का हाथ पकड़ लिया और कहा, छोटी बहन, ऐसा मत कहो। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और अपने मन में सोचा, चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे आजमाना होगा। फिर उसने फिनिक्स ब्लड एसेंस को निकाला और वो बस कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी हथेली में रखी फिनिक्स ब्लड एसेंस की बूंद जोर जोर से कांपने लगी। आर्यन उसे काबू नहीं कर पा रहा था, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक शक्तियां निकलने लगी थी। आकाश में लगातार बिजली की गड़गड़ाहटों की आवाज गूंजने लगी। इसके बाद फिनिक्स ब्लड से एक पवित्र रोशनी बाहर निकली जो आंखें चौंधिया देने वाली थी। आर्यन अब उसे और अधिक नहीं पकड़ सका। उसने अपनी पांचों उंगलियों को खोल दिया। जैसे ही उसकी मुट्ठी खुली, फिनिक्स ब्लड की बूंद हवा में उड़ गई। फिर हॉल में हर तरह के अजीब अजीब पक्षियों के रोने की आवाज आई और असीम मात्रा में ईश्वर जैसी शक्ति फैलने लगी। फिर एक तेज धमाके के साथ फिनिक्स ब्लड की बूंद फट गई और एक सुनहरे फीनिक्स की छवि बाहर निकली। फिनिक्स ने अपने पंखों को फैलाया और एक जोरदार चिंगाड़ मारी। खतरनाक दिव्य शक्तियां लगातार फूटती रही। पूरा शाही महल सुनहरी रंग की शक्तियों में डूब चुका था, जैसे कि कोई चमत्कार आया है। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। इससे भी ज्यादा किसी ने कभी भी एक महान फीनिक्स पक्षी को नहीं देखा था। यह फीनिक्स ब्लड लाइन है। यह सच में एक फीनिक्स ब्लड लाइन है। फीनिक्स ब्लड लाइन एक ऐसे व्यक्ति को चुनने जा रही है जो यहाँ मौजूद है। वो यहाँ किसी के साथ जुड़ना चाहती हैं। अनगिनत लड़कियां उठ खड़ी हुईं। यह पौराणिक पवित्र ब्लड लाइन खुद से किसी को चुनती थी। हवा में मडराती फिनिक्स को देखते हुए उन सभी की आंखें चमक उठी थी और हर एक लड़की उसे पाना चाहती थी। जल्दी करो, जल्दी से मेरे शरीर में प्रवेश करो। मैं फीनिक्स की सच्ची आत्मा हूँ। मैं हूँ। फीनिक्स ब्लड लाइन मेरी है। वो सभी आपस में फिनिक्स ब्लड लाइन को पाने के लिए लड़ने लगी। फीनिक्स की छाया उदासीन बनी रही। उसी समय इरा घमंड के साथ बाहर निकली और ऊपर उड़ती फीनिक्स को देखकर बोली, मैं फीनिक्स लॉर्ड हूँ। केवल मेरे पास ही फीनिक्स ब्लड लाइन के साथ जुड़ने की योग्यता है। उसे देखते हुए फीनिक्स ने एक चिंगाड़ मारी। आर्यन अपने दिल में चिल्लाया, भाड़ में जाओ, क्या तुम वास्तव में इस फुहड़ को चुनना चाहती हो? हालांकि वो सिवाय उम्मीद के कुछ नहीं कर सकता था। उसे चिंता हो रही थी, अगर वास्तव में फिनिक्स ने इरा को चुना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। चिंगाड़ मारती फिनिक्स को देख इरा को खुद पर और भी गर्व हुआ। क्या तुम लोगों ने इसे देखा? वो मुझसे बात कर रही है। मैं फीनिक्स लॉर्ड हूँ। जल्दी से मेरे शरीर में प्रवेश करो। इसके तुरंत बाद फिनिक्स ने एक चिंगाड़ मारी और इरा की ओर नीचे उतरी। इससे इरा की खुशी समाये नहीं समा रही थी। वो अतुलनीय रूप से उत्साहित थी। वो हमेशा महसूस करती थी कि वो दूसरों से अलग है, पर उसे नहीं पता था कि वो एक फीनिक्स लॉर्ड थी। जब वो एक फिनिक्स ब्लड लाइन के साथ जुड़ जाएगी तो उसे आर्यन की कोई फिक्र नहीं होगी। हालांकि इरा ने जब देखा कि फिनिक्स छाया के पंजे उसके चेहरे की ओर बढ़ रहे थे तो वो घबराहट में पीछे हटने लगी और उसका चेहरा बुरी तरह से पिला पड़ गया। फिर एक धड़ाम की आवाज के साथ वो लड़खड़ा कर पीछे जमीन पर गिर पड़ी। वो फिनिक्स के पंजों से बाल बाल बची थी। फीनिक्स की छाया ने उस पर एक उग्र गर्जना की और शक्तियों का भारी दबाव डाला। जब सभी ने फीनिक्स छाया को नीचे की ओर आते हुए देखा तो वो सभी हैरान रह गए। कई लड़कियां तो चिल्लाई भी। उन्हें लग रहा था
जैसे फिनिक्स ब्लडलाइन ने इरा को चुन लिया था। हालांकि दूसरी तरफ इरा जमीन पर लकवाग्रस्त हालत में पड़ी थी। वो हिलना तो दूर, आंख खोलकर फिनिक्स को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, पर उसे अभी भी उम्मीद थी कि उस फिनिक्स ब्लडलाइन ने उसे ही चुना है, क्योंकि उसे ये फिनिक्स ब्लडलाइन के उसके साथ फ्यूज होने का संकेत लग रहा था। अगर ऐसा था तो वो फिनिक्स लॉर्ड बन जाएगी और वो अद्वितीय ब्लडलाइन हमेशा के लिए उसकी होगी। इस तरह आर्यन उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता, सिंह परिवार उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। वो उन सभी को पैरों के नीचे कुचल सकती थी। फीनिक्स ब्लडलाइन एक डिवाइन स्टेज ब्लडलाइन थी। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह का अस्तित्व तरंग महाद्वीप पर बहुत कम थे। एक बार ब्लडलाइन के उसके साथ फ्यूज होने के बाद वो फायर ग्लास शहर में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन जाती। इस तरह उसका परिवार भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता। फिर सिंह परिवार तो छोड़ो, उनके लिए शाही परिवार का तख्ता पलट करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक कि वो स्वर्ग संप्रदाय की हेवन सैक्ट शाखा को भी फायर ग्लास शहर से उखाड़कर फेंक सकते थे। हालांकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। फीनिक्स ने चिंगाड़ते हुए उसे डराकर जमीन पर गिरा दिया था। फिर उसका शरीर अचानक पलट गया। उसके लंबे सुनहरे पंख रोशनी बिखेर रहे थे और फिर वो मुड़ गई और रूबी की ओर चली गई। तुरंत स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें रूबी के पास से तीतर बितर हो गई। वहां केवल रूबी बची थी, लेकिन जैसे ही फीनिक्स छाया उसके पास पहुंची तो वो शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके प्रति अतुलनीय रूप से सम्मानजनक थी, जैसे कि उसने अपने स्वामी को देखा था। सभी लोग दंग रह गए। उनके सामने जो कुछ भी हुआ वो बहुत तेजी से और हैरान कर देने वाला था। क्या वो अभी इरा के शरीर में नहीं घुसने वाली थी? फिर वो इस तरह अचानक रूबी के सामने क्यों रुक गई? सभी के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था। रूबी हैरान रह गई। पवित्र फिनिक्स छाया को देखते हुए वो नीचे बैठ गई और बड़बड़ाई, क्या तुम मुझे देख रही हो? फीनिक्स की छाया ने सिर हिलाया, जैसे उसने हाँ कहा हो। आर्यन ने भी रूबी से तुरंत कहा, रूबी जल्दी करो, उसे अपने शरीर का एक हिस्सा बनने दो। रूबी ने एक नजर आर्यन की ओर देखा और फिर सामने उड़ती हुई फिनिक्स को देखा। क्या तुम मुझे चुन रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मुझे चुनना गलत विकल्प हो सकता है। तुम बड़ी बहन मेघा, वर्षा या फिर तारा को चुन सकती हो। उन्हें चुनना मुझसे बेहतर होगा। एक डिवाइन स्टेज ब्लडलाइन को सामने देखकर हर कोई उसे पाना चाहेगा, और यहाँ तो एक डिवाइन स्टेज ब्लडलाइन ने खुद रूबी को चुना था, पर वो उसे फ्यूज करने से मना कर रही थी। वो अपने दिल में सोच रही थी कि वो एक बेवकूफ है जो किसी काम की नहीं है और आर्यन की कुछ मदद नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि अगर उसे एक गॉड स्टेज ब्लडलाइन भी मिल जाती तो भी वो बेकार होगी। दूसरी तरफ अगर फिनिक्स ब्लडलाइन मेघा और बाकी दोनों में से किसी को चुनती हैं, तो इससे उनकी शक्तियाँ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। इससे बेहतर होगा कि मेघा और बाकी दोनों बहनों में से किसी को इसके साथ जुड़ने दिया जाए। फिर वो आर्यन की और भी अधिक मदद करने में सक्षम होंगी। मेघा और उसकी दोनों बहनें उसकी इस बेवकूफी पर अतुलनीय रूप से हैरान थीं। उनकी तुलना में रूबी का दिल बहुत बड़ा था। अगर उसकी जगह उनमें से किसी के सामने डिवाइन स्टेज ब्लडलाइन होती तो उन्हें नहीं पता था कि वो ऐसा कर पाती या नहीं। रूबी बहुत दयालु थी। शायद ही दुनिया में उसके जैसा कोई दयालु इंसान होगा। रूबी, उसने केवल तुम्हें अपना स्वामी बनने के लिए चुना है और वो केवल तुम्हारे साथ ही जुड़ सकती हैं। तुम्हारे बगैर कोई भी उसके साथ नहीं जुड़ सकता। यह आर्यन की तरफ से तुम्हारे लिए नए साल का उपहार है, मेघा ने कहा। वर्षा और तारा तो उसके इस दयालु व्यक्तित्व की वजह से लगभग रोने ही वाली थी। वो दोनों रूबी की दया से बहुत प्रभावित थी। रूबी ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, इसे अपने साथ जुड़ने दो। उसी समय इरा रेंगती हुई जमीन से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा क्रूर लग रहा था। फिर वो फीनिक्स छाया की ओर भागी और बोली, फीनिक्स ब्लडलाइन ने मुझे चुना है। तुम जैसी एक तुच्छ नौकरानी उसके लायक नहीं है। वो सिर्फ मेरी हैं। फीनिक्स ब्लडलाइन के साथ केवल मैं ही जुड़ सकती हूँ। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर तुरंत इरा का रास्ता रोक दिया और उसे एक थप्पड़ मारा। हालांकि अमर की आंखें और हाथ उससे भी तेज थे,
वो तुरंत आर्यन की ओर बढ़ा। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली, साथ ही युद्धराज की शक्तियों को बाहर निकाला और आर्यन की चेतना के सागर पर एक मजबूत दबाव डाला, जिससे आर्यन की गति धीमी हो गई। आर्यन के थप्पड़ को चकमा देते हुए इरा के शरीर से भी युद्धराज की शक्तियां बाहर निकली। गुस्से में आकर उसने अपनी कमर से स्वॉर्ड निकाली और सीधे आर्यन की भौहों के बीच में हमला किया। मर जाओ। यह सब बहुत तेजी से हुआ था। इसके अलावा अमर ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। उन दोनों ने अपनी स्वॉर्ड से आर्यन पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया। आर्यन को गुस्सा आ गया। उनकी शक्तियों के दबाव ने उसे परेशान कर दिया था। रूबी घबराहट में चिल्लाई, यंग मास्टर सावधान रहें। उसी समय उसकी आध्यात्मिक भावना हिल गई और फीनिक्स की छाया एक जोरदार चिंगाड़ के साथ तुरंत उसके शरीर में घुस गई। अचानक रूबी का शरीर हवा में उड़ गया। उसका शरीर एक शक्तियों से भरी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में लिपट चुका था। वो रोशनी बेहद चमकीली थी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती रही और रूबी के काले बाल इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों में बदलते रहे। साथ ही सतरंगी रंग के एक जोड़ी पंख उसकी पीठ पर दिखाई दी। फिर फिनिक्स की एक और जोरदार चिंगाड़ सुनाई दी और एक झटके के साथ रोशनी की शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई। फीनिक्स निर्वाणा। यह निर्वाणा फ्लेम्स की रोशनी है। यह फीनिक्स निर्वाणा का पुनर्जन्म है। वो फीनिक्स ब्लड लाइन जागृत कर रही है। हर कोई बहुत ज्यादा हैरान था। भले ही ये एक डिवाइन स्टेज ब्लड लाइन थी, लेकिन फिर भी इसे प्राप्त करने पर इस तरह की रोशनी बाहर नहीं निकलती थी। यह रोशनी निर्वाणा फ्लेम्स की थी, जिन्हें बहुत पवित्र और दुर्लभ माना जाता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रूबी असल में कौन थी। कैसे एक फिनिक्स ब्लड लाइन उसे अपने स्वामी के रूप में चुन सकती थी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन वो कैसे एक ब्लड लाइन को जागृत करने पर पवित्र निर्वाणा फ्लेम्स को निकालने में सक्षम थी। यह फीनिक्स लॉर्ड के पुनर्जन्म के संकेत थे। अभी जो कुछ हुआ उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था और वहां मौजूद कोई भी उन्हें समझा नहीं सकता था। आर्यन की नजरों में रूबी एक एंजल थी। उसी समय रूबी ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो दूध जैसी एक सफेद रोशनी से ऊपर से लेकर नीचे तक ढक गई। फिर सफेद रोशनी से ढकी रूबी हॉल की छत को तोड़ते हुए ऊपर अंधेरे आकाश की ओर चली गई। उस वक्त सभी के लिए समय रुक सा गया था। उनकी आंखें सफेद रोशनी की चकाचौंध से धुंधली पड़ चुकी थी, क्योंकि रूबी आसमान में एक सफेद तारे की तरह टिमटिमाते हुए गायब हो गई थी। यह सब बहुत अजीब था। कुछ देर बाद आकाश और धरती हिला देने वाली एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कि स्वर्ग गुस्से में गरज रहा था और नरक की आग भड़क चुकी थी। इसने सभी के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। इस तेज आवाज के बाद आसमान से एक आकृति नीचे उतरी। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह 7 रंग की रोशनी से लिपटे हुए थे। उसकी पोशाक एक बतख जैसी शुद्ध सफेद थी और उसकी भौहों के बीच एक हीरे के आकार की क्रिस्टल जैसी वस्तु जुड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर एक दिव्य आभा का उत्सर्जन कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि रूबी थी। वो एक सच्ची दिव्य एंजल की तरह थी। दुनिया की हर चीज उसके सामने हीन महसूस करती, क्योंकि वो 9 स्वर्गों के ऊपर से आई एक फीनिक्स एंजल थी। उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ था। रूबी मुस्कुराते हुए सीधे आर्यन के सामने उतरी, लेकिन जब उसने इरा और अमर की सामने से आती स्वॉर्ड को देखा तो उसकी भौहें कस गई। अचानक उसके शरीर से एक सफेद रोशनी निकली, जिसने दोनों स्वॉर्ड्स को बीच हवा में रोक दिया। इसके अलावा अमर और इरा के चेहरे अतुलनीय रूप से पीले थे, जो रूबी के शरीर से निकलने वाली शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। फिर रूबी एक कदम आगे बढ़ी और इरा के सामने चली गई। उसने अपनी 2 उंगलियों की मदद से सीधे स्वॉर्ड तोड़ दी और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और इरा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। स्टाक। इरा के चेहरे पर एक थप्पड़ लगा और रूबी ने गुस्से में कहा, यंग मास्टर तुम्हें पसंद नहीं करते। स्टाक। बहन मेघा तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टाक। बहन वर्षा तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टाक। बहन तारा तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टाक। बड़ी बहन छाया तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टाक। बड़ी बहन वाणी तुम्हें पसंद नहीं करती। स्टाक। रूबी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। हम्फ।
रूबी जब इरा को मार रही थी तो हर कोई हैरान था और उनका मुंह फटा हुआ था और जबड़ा नीचे लटक चुका था। वो सांस लेना भी भूल गए। यहाँ तक कि आर्यन भी सदमे में था। वो हमेशा सोचता था कि थप्पड़ मारने के मामले में वो माहिर था, लेकिन अब उसका यह भ्रम टूट चुका था क्योंकि रूबी की तुलना में वो कुछ भी नहीं था। इरा को थप्पड़ मारने से जब रूबी का पेट भर गया तो उसने गुस्से में कहा, अगर तुम यंग मास्टर को फिर से धमकाने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मारूंगी। फिर रूबी ने अपनी शक्तियां वापस ले ली और विजय के पास जाते हुए उसने अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे एक छोटी लड़की जिसने कुछ गलत किया था। फिर नीची आवाज में बोली, यंग मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी मंगेतर को नहीं मारना चाहिए था, यह मेरी गलती है, लेकिन मैं उस वक्त खुद को रोक नहीं पाई थी। आप मुझे सजा दे सकते हैं। उसका कुछ देर पहले का क्रूर स्वभाव अब एक फूल की तरह कोमल था, मानो वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। आर्यन के प्रति उसके इस स्वभाव से वहां मौजूद लोगों को इतनी जलन होने लगी कि वो लगभग खून की उल्टी करना चाहते थे। यहाँ तक कि मेघा, वर्षा और तारा भी बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। आर्यन ने अपनी एक उंगली से रूबी की ठोड़ी को ऊपर की ओर उठाया और कहा, पागल लड़की, तुम क्या कह रही हो? पर तुमने गलती तो की है, ये बहुत खतरनाक था, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। ओह, रूबी ने अपना सिर और भी नीचे कर लिया और धीमी आवाज में कहा, फिर आप मुझे पीछे थप्पड़ मार सकते हैं। इतना बोलने के बाद वो घूम गई और अपना नितंब आर्यन की ओर कर दिया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक लड़के ने तो लगभग मुंह से खून की उल्टी कर दी और कई लोगों की नाक से खून बह रहा था। मुझे लगता है कि मैं जल्द मरने वाला हूँ। यार, उसके पास पहले से ही स्वर्ग संप्रदाय की 3 क्रूर और शक्तिशाली लड़कियां कम थी कि जो अब एक फिनिक्स एंजल भी उसके पास चली गई। धिक्कार है मेरी इस बेकार जिंदगी पर, मैं अब और जीना नहीं चाहता। मैं भी और जीना नहीं चाहता। आर्यन की तुलना में मेरा जीवन एक कुत्ते से भी बदतर है। मैं घर जाना चाहता हूँ, यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है और मुझे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अनगिनत लड़कों के दिल टूट गए थे। आर्यन की तुलना में वो विशाल आसमान से पिछड़े हुए उन बादलों की तरह थे जो सिर्फ गर्जना जानते थे, बरसना नहीं। या फिर कह सकते हैं कि उस कुत्ते की तरह थे जो भौंकना तो जानता है, काटना नहीं। इससे उनके गुरूर को गहरी चोट पहुंची थी। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, आज मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहता, तो तुम्हें सजा के रूप में मुझे चूमना होगा। वो रूबी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो आगे बढ़ी और आर्यन के गाल को चूम लिया और शर्माते हुए पीछे हट गई। इस वक्त उसके गाल सेब की तरह लाल थे। उसकी सुंदर आंखें, प्यारे स्वभाव और इस मीठे एहसास ने आर्यन की दिल की धड़कनें तेज कर दी। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका दम घुट रहा था। दूसरी तरफ इस दृश्य से सबको लगा जैसे उनके ऊपर बिजली गिर गई हो। वो फटी हुई आंखों से यह सब देख रहे थे। मैं वास्तव में अब और जीना नहीं चाहता। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मैं और जीना नहीं चाहता। आर्यन बहुत सुंदर और कोमल है। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि वो मेरे नितंब पर थप्पड़ मारे। हॉल में खड़े सभी लड़के और लड़कियों को बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। इस चुंबन ने लड़कों के दिलों में लगी आग को और ज्यादा भड़का दिया था, जबकि लड़कियां आर्यन की ओर मोहित हो गई थी। तारा तुरंत कूदते हुए उनके पास आई और आर्यन से बोली, मुझे थोड़ी देर के लिए रूबी दे दो। आर्यन के कुछ बोलने से पहले ही उसने जोर से रूबी के चेहरे को चूम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, रूबी, तुम बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि तुम जैसा धरती पर कोई और नहीं है। हाँ, मैं बहुत पहले से उस फूहड़ इरा का मुंह फाड़ना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दर्जन भर थप्पड़ और भी ज्यादा अच्छे थे। अब से तुम मेरी आदर्श हो। हाँ। हर बार जब वो इरा को देखती थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था और वो दुखी महसूस करती थी। हर बार वो मार मार कर उसका सिर फोड़ना चाहती थी, हालांकि वो कभी ऐसा नहीं कर पाई थी। अब जब रूबी ने उसकी दिल की चाहत पूरी कर दी थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। मेघा और वर्षा भी वास्तव में खुश थी, लेकिन उन्होंने तारा की तरह अपनी खुशी नहीं दिखाई। हालांकि अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी। ये कुछ थप्पड़ बहुत संतोषजनक थे। अब तक इरा को भी होश आ चुका था। उसके गाल सूजे हुए और बैंगनी रंग के थे।
और उसके बाल पागलों की तरह उलझ गए। वो पूरी तरह से एक पागल औरत की तरह लग रही थी। उसकी आंखें आग उगल रही थी और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अमर अचानक चिल्लाया, इरा, बस बहुत हुआ, तुमने काफी परेशानी पैदा कर ली है। उसके हाव भाव तुरंत बदल गए थे जब उसने यह सब देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन के पास एक फिनिक्स ब्लड लाइन होगी, और इससे भी ज्यादा उसने कभी नहीं सोचा था कि फिनिक्स वास्तव में रूबी को अपने मालिक के रूप में चुनेगी। वास्तव में रूबी की पहचान क्या थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इरा के मुताबिक उसे वजरनाथ सिंह द्वारा कहीं से उठाकर लाया गया था, लेकिन अब उसे उसकी पहचान के बारे में संदेह हो रहा था। अचानक रूबी की पहचान बहुत रहस्यमय बन गई थी। वो शायद पूरे तरंग महाद्वीप में एकमात्र ऐसी इंसान थी जिसे फिनिक्स ने खुद के स्वामी के रूप में चुना हो। यह बात बहुत अटपटी थी। इसके अलावा अब जो उसके पास शक्तियां थी, भले ही वो एक लेवल 9 का युद्धराज था, फिर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कोई मौका ही नहीं था। जब उसने इरा को थप्पड़ मारे थे, पता नहीं अचानक उसकी सभी शक्तियां दब गई थी और वो कुछ नहीं कर पाया था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों न की हो। 1 मिनट से भी कम समय में रूबी एक नौकर नहीं रह गई थी, बल्कि एक फिनिक्स एंजल बन चुकी थी। एक ऐसा अस्तित्व जो पूरे तरंग महाद्वीप पर शक्तिशाली था। इस तरह के अस्तित्व के साथ सिंह परिवार की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि खुद सम्राट महिपाल भी उन्हें अपमानित नहीं कर सकता था। सम्राट महिपाल ने जब ये देखा था तो उसका शरीर कांप उठा था। कम से कम अभी के लिए वो उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कम से कम वो रत्नसिंह के जीतने से पहले तो उन्हें कुछ नहीं कहने वाला था। दूसरी तरफ इरा कांप उठी जब उसने महसूस किया कि अमर की आवाज में एक दबाव था। वो अब अपनी पूरी इज्जत खो चुकी थी। उसकी इतनी दयनीय स्थिति कभी नहीं थी। उसे कई बार थप्पड़ मारा गया था, और वो भी एक नीच नौकर द्वारा जिसे वो हमेशा नीचा देखती थी। लेकिन अचानक वो एक पल में एक नौकर से एक फिनिक्स एंजल बन चुकी थी। बस यही पहचान उसे पीछे छोड़ने के लिए काफी थी। सम्राट महिपाल रूबी के पास और कहा, रूबी, आज से तुम्हें फीनिक्स राजकुमारी के रूप में जाना जाएगा। इस उपाधि के साथ तुम कभी भी बिना किसी रोक टोक के शाही महल में आ सकती हो और बाहर निकल सकती हो, और अब से तुम शाही महल को अपना घर मान सकती हो। उसका लहजा सम्मानपूर्वक था। रूबी ने आर्यन की ओर देखा, जैसे उसकी राय जानना चाहती हो, तो इस पर आर्यन ने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद महामहिम, रूबी ने सिर झुकाकर कहा। महिपाल ने अपनी आंखों के कोने से आर्यन को देखा तो उसका दिल कांप उठा। रूबी के उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि आर्यन ने अपना सिर हिलाकर सहमति दी थी, वरना वो उसके प्रस्ताव को ठुकरा भी सकती थी। उसी समय आर्यन मुस्कुराते हुए इरा के पास गया और उससे पूछा, राजकुमारी इरा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या रूबी योग्य है? इरा का चेहरा हिल गया, उसकी आंखें खून से भर गईं। वो आर्यन पर झपट्टा मारने और उसे कच्चा खा जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। तभी तारा भी उसके पास आई और पूछा, क्या तुम्हारे पास अब कोई योग्यता है? वर्षा ने भी उनका पीछा किया और कहा, क्या तुम्हारे पास अब योग्यता है? दूसरी ओर मेघा ने एक गंभीर वार किया और महिपाल से कहा, महामहिम, मुझे लगता है कि उस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है। शायद उसके दिमाग में कोई समस्या है। अगर उसने शाही भोज के दौरान किसी पर हमला कर दिया तो क्या होगा? मेरा सुझाव है कि एक पागल को यहाँ से निकाल देना चाहिए। सही सही सही, उसे निकाल देना चाहिए, तारा ने तुरंत उसकी बात को दोहराते हुए कहा। हाँ, इस तरह के पागल लोगों का दिमाग कभी भी घूम सकता है, तो इससे पहले कि वो किसी को काटे या फिर घायल करे, हमें उसे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस तरह एक पागल कुत्ते के काटने से इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, उसी तरह एक पागल इंसान से भी खतरा है, वर्षा ने आग में घी डालते हुए कहा। इससे इरा को इतना गुस्सा आ गया कि उसके कानों से लगभग धुआं निकलने लगा था और वो लगातार खून की घूंट पी रही थी। रूबी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे वो पसंद नहीं है। उसी समय अमर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, महामहिम, इरा कुछ दिन से अच्छे से नहीं सोई थी, तो शायद वो थोड़ी थकान महसूस कर रही है।
मैं अभी उसका मुंह धुलवा कर लाता हूँ, तब तक आप लोग ग्रेट हॉल में जा सकते हैं। हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में आपके पीछे आ जाएंगे। अमर की पहचान अलग थी, सम्राट महीपाल भी उसको नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वैसे भी इरा के शाही भोज में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये भोज विशेष रूप से आर्यन के लिए बनाया गया था। इसके अलावा बाहर शहर में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। शायद रत्न सिंह ने अभी तक सिंह परिवार पर हमला नहीं किया था। इस समय उन्हें इरा को रोकने पर नहीं बल्कि आर्यन को रोकने पर ध्यान देना था, ताकि रत्न सिंह अपना काम आराम से कर सकें। महीपाल ने तुरंत कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। फिर उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, वक्त आ गया है, सभी मुख्य हॉल में प्रवेश करें। अमर ने इरा को सहारा दिया और धीरे से कहा, अगर तुम बदला लेना चाहती हो और आर्यन को अपने पैरों तले रौंदना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ये अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी सातों पीढ़ियां कांप जाएंगी। फिर तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर उसने उसे कंधों से पकड़कर सहारा दिया और वहां से बाहर ले गया। जाते हुए अमर ने आर्यन की पीठ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आर्यन, यह केवल शुरुआत है, बस रुको। दूसरी ओर रत्न सिंह का महल रोशनी से जगमगा रहा था। रत्न सिंह सेना के 8 सेनापति आंगन में खड़े थे और रत्न सिंह की ओर देख रहे थे। रत्न सिंह की आंखों में बर्फ की तरह ठंडी चमक थी और उसने गंभीरता से कहा, शाही भोज शुरू हो गया है, समय आ गया है, चलो चलते हैं। इस बार हमें सिंह परिवार को उखाड़ फेंकना होगा। हाँ, 8 लोग एक स्वर में चिल्लाने लगे। इसके तुरंत बाद रत्न सिंह ने काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी की ओर देखा और धीरे से कहा, गुरुजी, अगर मैं आज सफल हुआ तो मैं भविष्य में फायर ग्लास शहर के राज सिंहासन पर बैठूंगा और आपको सर्वोच्च महान गुरु की उपाधि प्रदान करूंगा। काले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रत्न सिंह ने कहा, धन्यवाद गुरुजी। फिर उसने 8 सेनापतियों की ओर देखा, उन्हें इशारा कर दो। कुछ देर बाद फायर ग्लास शहर में एक आकाश भेदी रोशनी की आवाज गूंजी। उसी समय श्रीधर प्रजापति के मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गया और कहा, पिताजी, रत्न सिंह ने अपना पहला कदम उठा लिया है। हम? श्रीधर प्रजापति के पिता यानी कि रजत के दादाजी रुद्रेज प्रजापति ने सिर हिलाया। वो कई सालों से एकांत में शक्तियों की ट्रेनिंग कर रहे थे। हालांकि आज एक बड़ा दिन था तो वो बाहर आ चुके थे। फिर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। यह पिछले कुछ हजार वर्षों में सिंह परिवार का सबसे कमजोर समय है। हमें उसे एक ही प्रहार से मारना होगा ताकि वो फिर कभी उठ ना सके। आज रात तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। हमें उस सिंह परिवार को बिल्कुल खत्म करना है। हालांकि हमारी प्रजापति सेना को अपनी ताकत बनाए रखनी होगी। रत्न सिंह सेना को इस बार निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उस समय हम बाकी सभी से लड़ेंगे और फायर ग्लास शहर पर कब्जा करेंगे। श्रीधर प्रजापति ने तुरंत कहा, मैंने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है, आप चिंता ना करें पिताजी। रुद्रेज प्रजापति ने सिर हिलाया। ठीक है। श्रीधर प्रजापति ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। मैं आ रहा हूँ वजरनाथ सिंह, आज मैं तुम्हें नीचे गिराने जा रहा हूँ। फिर उसने आदेश दिया, इशारा कर दो। अगले ही पल बूम प्रजापति महल के ऊपर रोशनी के एक धमाके की तेज आवाज सुनाई दी। नारद ब्रह्मा ने उत्साह से हंसते हुए कहा, उन लोगों ने अपना पहला कदम उठा लिया है। श्रीधर प्रजापति और रत्न सिंह दोनों ने हमले की तैयारी कर ली है। हाँ हाँ हाँ, अब हमें भी अपना कदम उठाना होगा। पिताजी, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 3 दिनों के भीतर हमारे 80,000 सैनिक फायर ग्लास शहर में प्रवेश करेंगे। उस समय नारद ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और बुरी तरह से हंसने लगा। नारद ब्रह्मा के पिताजी चंद्र ब्रह्मा भी एकांत से बाहर आ चुके थे और उन्होंने एक संतोषजनक भाव के साथ कहा, बहुत अच्छे, ये हमारे ब्रह्मा परिवार के लिए एक सुनहरा मौका है। एक बार जब सिंह परिवार बर्बाद हो जाएगा तो बाकी दोनों परिवार कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय हम शाही परिवार से हाथ मिलाकर उन दोनों को भी खत्म कर देंगे। फिर हम शाही परिवार को भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हाँ हाँ हाँ,
हाँ हाँ हाँ, अपने पिताजी के साथ नारद ब्रह्मा भी हंसने लगा और फिर तुरंत कहा, इशारा कर दो। तीनों स्तंभों के अपने अपने लक्ष्य थे। हालांकि आज रात उनका लक्ष्य बेहद एकीकृत था, रत्नसिंह के साथ पूरी तरह से सहयोग करना और हजारों सालों से फायर ग्लास शहर में फंसी हुई कील को बाहर निकालना। चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उन्हें सिंह परिवार को इस दुनिया से गायब करना था। सिंह परिवार। नंदीश भागते हुए वज्रनाथ सिंह के आंगन में पहुंचा और कहा, पिताजी, उन्होंने अपना पहला कदम उठा लिया है। वज्रनाथ सिंह ने शाही महल की दिशा में देखा और कहा, क्या आर्यन सही सलामत होगा? मुझे लगता है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। उसे आर्यन की फिक्र हो रही थी। अभी शाही महल की दिशा से एक सफेद रोशनी ने पूरे फायर ग्लास शहर को हिलाकर रख दिया था। किसी को नहीं पता था कि वो क्या था। उसे भी नहीं पता था कि यह आखिर क्या था, इसलिए उसे और ज्यादा फिक्र हो रही थी। सम्राट महिपाल ऊपर से जितना सरल दिखता था उतना था नहीं। उसने कुछ दिन पहले ही सभी शाही रक्षकों को वापस बुला लिया था। इससे भी अधिक, शाही परिवार अलग अलग महलों की ताकत में बंटा हुआ था, जिन्हें खत्म करना लगभग नामुमकिन था। यहाँ तक कि तीनों स्तंभ साथ में मिलकर भी उन्हें खत्म नहीं कर सकते थे। विशेष रूप से महिपाल कोई नहीं जानता था कि उसकी शक्तियां किस स्तर तक पहुंच गई थी। यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। नंदीश ने कहा, पिताजी, चिंता मत करो, आर्यन खुद से अपनी देखभाल कर सकता है और वैसे भी शाही महल में हमारे बहुत से लोग हैं, तो आर्यन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वज्रनाथ सिंह ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और कहा, अब जब चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, तो चाहे हम मरे या जीवित रहे, यह सब आज रात की लड़ाई पर निर्भर करता है। नंदिश, आज रात हमें इस लड़ाई को जल्द खत्म करना होगा और जितनी जल्दी हो सके आर्यन की मदद के लिए शाही महल में जाना होगा। इस जगह की तुलना में शाही महल और भी खतरनाक है। वज्रनाथ सिंह के चेहरे पर गंभीर भाव थे। नंदीश ने तुरंत जवाब दिया, जी पिताजी। पहाड़ के पीछे एक छोटे से आंगन में वाणी ने रात के अंधेरे आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाया, आर्यन भाई, हम तैयार है, आप ठीक तो हैं ना? स्नो व्हाइट भी उसकी बगल में बैठा था। चिंता मत करो मास्टर, का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। वैसे भी आइस फायर उनके साथ हैं। अगर वो मास्टर की रक्षा नहीं कर सका तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। छाया भी अंधेरे से बाहर निकली और कहा, यंग मास्टर ठीक होंगे। आर्यन को लेकर कई लोग चिंतित थे। सिंह परिवार की सेना भी चिंतित थी। दूसरी तरफ शाही महल में एक नौकर भागते हुए आया और महिपाल के कान में कुछ फुसफुसाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर महिपाल का चेहरा भावहीन हो गया और उसने कहा, ठीक है। उसने उत्साह से अपने मन में सोचा, सिंह परिवार की तबाही शुरू होने वाली है। अरे वाह, चाहे कुछ भी हो, तीनों स्तंभ, रत्नसिंह और शाही परिवार के बीच इस खूनी खेल में सबसे ज्यादा मेरा फायदा होगा। इस बीच मैं आज आर्यन से ड्रैगन स्लेयर के अधूरे हिस्से को ले लूंगा, फिर मैं ड्रैगन स्लेयर के रहस्यों को समझ पाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो। इस बारे में सोचते हुए महिपाल की खुशी समाये नहीं समा रही थी। अपनी आंखों के ठीक सामने आर्यन को देख उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। हालांकि आर्यन को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बेपरवाह होकर मांस के बड़े टुकड़े खा रहा था और कटोरे से भर भर कर शराब पी रहा था। कुछ लोगों की नजरें उसे बुरी तरह से घूर रही थी, लेकिन उसे उनमें से किसी की कोई परवाह नहीं थी। हम महिपाल ने उसके बेपरवाह अंदाज को देखते हुए अपने दिल में हंसते हुए कहा, आर्यन, ओह आर्यन, आज रात के बाद इस दुनिया में कोई सिंह परिवार नहीं होगा। हा हा हा, और तुम बस शराब पीते रहना। हा हा हा। यंग मास्टर, धीरे धीरे खाओ। आर्यन, क्या तुमने सालों से खाना नहीं खाया है? क्या आप धीरे धीरे नहीं खा सकते? तीनों लड़कियों ने आर्यन की ओर देखा। रूबी आर्यन को खाना परोस रही थी, जबकि तारा, मेघा और वर्षा उसे देखकर उलझन में थी और उसे ज्यादा खाने के लिए मना कर रही थी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे ये बहुत स्वादिष्ट है, सच में शाही महल का खाना लाजवाब है। मेरी तो इसे देखने भर से ही भूख बढ़ गई। बस मुझे खाने दो। रजत प्रजापति ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। वो सिर्फ एक कचरे का ढेर है। हेवंत ने भी हंसते हुए कहा,
यहाँ तक कि सड़क के भिखारी भी इस तरह नहीं खाते। अचानक आर्यन ने कुछ कहा और सभी लोग उसे देखने लगे। महिपाल भी एक पल के लिए चौंक गया था और पूछा, क्या शुरू करें? आर्यन ने कहा, एक युद्ध कला प्रतियोगिता। क्या शाही भोज फायर ग्लास शहर की युवा पीढ़ी के लिए एक युद्ध कला प्रतियोगिता नहीं है? अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो और शुरू करो, वरना मुझे घर जाना होगा, मेरे पास और भी जरूरी काम है। फिर आर्यन ने अपनी बाजू पोंछी, अपने मुंह पर लगी गंदगी पोंछी और आगे कहा, यहाँ सभी लोग शाही भोज में नहीं बल्कि युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। सभी को स्वर्ग संप्रदाय का शिष्य बैच चाहिए, तो फिर वक्त क्यों बर्बाद करना, जल्दी से इसे शुरू करो। शाही भोज का मतलब है कि सबसे पहले अच्छा खान पान करना, फिर आपस में संवाद करना और एक दूसरे की झूठी तारीफें करना। अंत में एक युद्ध प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, जिसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाले को सम्राट से पुरस्कार मिलता था। आर्यन ने सीधे उन सभी बकवास चीजों को नजरअंदाज कर दिया। उसके पास दूसरों की डींग मारने की बातें सुनने का वक्त नहीं था। वो एक घमंडी व्यक्ति था और उसे सरल और असभ्य खेल खेलना पसंद नहीं था। महिपाल ने मुस्कुराते हुए अपने दिल में सोचा, आर्यन तुम अपनी मर्जी से यहाँ आ तो गए, लेकिन बिना मेरी मर्जी के यहाँ से जा नहीं पाओगे। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि तीनों स्तंभ और रत्न सिंह परिवार को खत्म ना कर दे। हालांकि आज रात तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी तो यहाँ से सिर्फ लाश जाएगी। हाँ हाँ हाँ। फिर महिपाल ने कहा, अमर और इरा अभी तक यहाँ नहीं हैं, आइए पहले उनका इंतजार करें। इसके अलावा मुझे भी कुछ घोषणा करनी है। जब हर कोई यहाँ होगा तो मैं इसकी घोषणा करूंगा। आर्यन फिर बैठ गया और बोला, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ पवित्र चाय है? महिपाल ने अरुण की ओर देखा और कहा, आर्यन के लिए पवित्र चाय परोसो। अरुण ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है महामहिम। फिर हॉल से बाहर निकल गया। कुछ मिनटों के बाद वो खुद आर्यन के लिए पवित्र चाय का एक घड़ा लाया और जैसे ही उसने आर्यन के लिए पवित्र चाय परोसी, उसने धीमी आवाज में कहा, 3 स्तंभ पहले ही अपनी चाल चल चुके हैं, हमारी सिंह सेना भी तैयार है। इतना बोलने के बाद वो चुपचाप बगल में पीछे हट गया। आर्यन के चेहरे पर अभी भी पहले की तरह शांत भाव था और उसने अपने दिल में सोचा, 3 स्तंभ है, आज रात तुम लोगों पर कयामत टूटने वाली है। प्रतियोगिता में भाग लेने की जल्दबाजी का कारण यह नहीं था कि वो सिंह परिवार में जल्द से जल्द लौटना चाहता था, बल्कि यह था कि वो जल्द से जल्द अपने मिशन को पूरा करना चाहता था, क्योंकि इस तरह वो ड्रैगन ब्लेड के अधूरे हिस्से को ढूंढ सकता था। आज रात उसे ड्रैगन ब्लेड का शेष आधा हिस्सा किसी भी हालत में ढूंढना था। समय लगभग खत्म हो चुका था। अगर उसने इसे पूरा नहीं किया तो इस मिशन का समय खत्म हो जाएगा। ड्रैगन ब्लेड तुम कहाँ हो? आर्यन अपने दिल में फुसफुसाया। सबसे पहले वो महिपाल को मारने के लिए स्ट्राइकिंग मूल्य का उपयोग करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या उसके मरने पर सिस्टम से ड्रैगन ब्लेड का अधूरा हिस्सा मिल सकता था या नहीं। लेकिन अब वो उसका उपयोग एक मुर्गी को मारने और रूबी को ब्लड लाइन देने के लिए कर चुका था। उसे फिर से स्ट्राइकिंग मूल्य को भरने के लिए लगातार कम से कम 10 लोगों को मारना होगा। अचानक हॉल में आवाज गूंजी, राजकुमारी इरा वापस आ गई हैं। अमर भी आ गया है। जैसे ही दोनों आवाज फीकी पड़ी, आर्यन के मुंह पर एक मुस्कान फैल गई और वो अमर को देखकर हंसने लगा। ओह, तो दोनों पागल आ गए हैं। अमर के चेहरे का भाव बदल गया और उसने आर्यन की ओर गुस्से में देखा। हालांकि केवल घूरने के उसने कुछ नहीं कहा। इरा भी गुस्से में थी, लेकिन उसके चेहरे पर उस तरह का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बर्फ की तरह ठंडा भाव था और उसकी आंखों में हत्या के ठंडे इरादे का संकेत था। अपनी आंखों के कोने से उसने तिरस्कार के साथ आर्यन को देखा। फिर हॉल के केंद्र में चलते हुए उसने सीधे महिपाल से कहा, महामहिम, मैं भी आर्यन की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हर कोई यहाँ स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य बैच के लिए आया है, तो हम सीधे प्रतियोगिता क्यों नहीं शुरू करते? आर्यन ने हंसते हुए कहा, भाभी पत्नी, आपने जो कहा वो सही है। यह अच्छी बात है कि एक पति जैसा करता है, एक पत्नी भी वैसा ही करती है। अगर हमेशा ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता, है ना? इरा ने बिना आर्यन की ओर देखे उसे नजरअंदाज किया।
और अपनी बात जारी रखते हुए बोली, शाही भोज को सिर्फ इसलिए आयोजित किया जाता है कि ताकि पूरे फायर ग्लास शहर की युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग इसमें भाग ले सकें, ना कि किसी कुत्ते बिल्ली के लिए। भाड़ में जाओ। क्या हम यहाँ फिर से योग्यता के बारे में बात करने वाले हैं? आर्यन ने भी तिरस्कार के साथ कहा, लगता है कि उन दर्जन भर थप्पड़ों का कुछ असर नहीं हुआ। शायद अब तुम्हारे दूसरे गाल में भी खुजली मच रही है ना? रूबी ने तुरंत खड़े होते हुए कहा, यंग मास्टर आप बस कहो। इरा का शरीर कांप उठा। वो उन दर्जन भर थप्पड़ों को कभी नहीं भूलेगी और बोली, महामहिम मेरा सुझाव है कि केवल युद्धराज स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को ही इसमें भाग लेने दिया जाए, क्योंकि जो लोग युद्धराज स्तर पर नहीं पहुंचे हैं उन्हें इसमें भाग लेने से खतरा हो सकता है। तो बेहतर होगा कि एरिना में मरने से पहले ही उनको बाहर कर दिया जाए। फिर अमर ने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर कहा, इरा की बात सही है। जो लोग युद्धराज नहीं है वो एरिना में बाकी युद्धराज स्तर के योद्धाओं के सामने टिक नहीं पाएंगे। वैसे भी यहाँ सभी लोग बड़े घरानों से हैं, उनका घायल होना या मरना ठीक बात नहीं है। रजत ने भी उनका साथ देते हुए कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। शाही भोज में भाग लेने के लिए लोगों का शक्तिशाली होना जरूरी है, वरना वो लोग एरिना में एक कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। हेवंत ने भी कहा, मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ। इसके तुरंत बाद कुछ अन्य लोग खड़े हुए और कहा, हम भी सहमत हैं। हॉल में मौजूद लोगों में से 2/3 लोग खड़े हो गए, जबकि अन्य 1/3 लोग आर्यन की तरह थे जो युद्धराज स्तर तक नहीं पहुंचे थे। हालांकि अन्य 1/3 लोगों में से भी कई लोग खड़े हो गए और कहा, मैं यहाँ केवल शाही भोज का आनंद लेने आया था। जहाँ तक प्रतियोगिता की बात है, मैं भाग लेने से पहले ही हार मान लूंगा। आज रात क्या होगा वो सभी अपने दिल में जानते थे। महल के बाहर सिंह परिवार का पक्ष पहले से ही एक युद्ध के मैदान में बदल गया था। यहाँ आने से पहले उन्हें उनके पिताओं द्वारा कई बार इरा, हेवंत, रजत और बाकी लोगों के पक्ष में खड़े रहने की याद दिलाई गई थी। आर्यन के पक्ष में रहने से बिल्कुल मना कर दिया गया था। सबसे जरूरी बात कतार में खड़ा होना था। दाहिनी ओर खड़े रहने से उनके परिवारों को कुछ और दशकों तक जीने का मौका मिल सकता था और बाहिनी ओर खड़े रहने से परिवार का नामो निशान भी मिट सकता था। उसी समय एक लड़का खड़ा हुआ और आगे आते हुए बोला, मैं सहमत नहीं हूँ। शाही भोज पूर्वजों द्वारा शुरू किया गया है। सबसे जरूरी बात संवाद करना है, ना कि एक सीमा निर्धारित करना। अगर मेरी माने तो हमें इसे पूरे फायर ग्लास राजवंश में फैलाना चाहिए ताकि सभी युवा प्रतिभाएं भाग ले सकें। तभी इरा ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा और ठंडे लहजे में बोली, विहान, तुम सिर्फ दूसरे दर्जे के तुच्छ परिवार के बेटे हो, तुम्हें अपनी जुबान संभाल कर खोलनी चाहिए। विहान ने उसकी बातों की ज्यादा परवाह नहीं की और कहा, महामहिम, मेरी शक्तियां लेवल 2 युद्धराज की हैं। मैं फिर भी राजकुमारी इरा की बात से सहमत नहीं हूँ। इसके अलावा उनकी बातों का निशाना सीधे यंग मास्टर आर्यन की ओर है। एक व्यक्ति विशेष की वजह से यह लोग पूर्वजों के इस रिवाज का मजाक बना रहे हैं। मैं बिल्कुल भी इस तरह के षड्यंत्रकारी तरीके से नहीं जुड़ सकता, और न ही मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो पूर्वजों की इज्जत नहीं करना जानते। इसके बाद विहान आर्यन के पास गया और कहा, यंग मास्टर आर्यन, मैं आपके पक्ष में खड़ा हूँ। मैं उन्हें पसंद नहीं करता। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं करता तो मैं खुले तौर पर कहूँगा कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता। आर्यन वास्तव में इस विहान नाम के लड़के से काफी प्रभावित हुआ। जब इरा ने यह देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आज तुमने जो कहा है उस पर तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजकुमारी इरा, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, विहान ने गंभीर लहजे में कहा। आर्यन ने विहान का कंधा थपथपाया और महिपाल की ओर देखते हुए बोला, महामहिम, उसने जो कहा उसके अनुसार केवल युद्धराज ही भाग लेने के योग्य है ना? आर्यन के इस सवाल पर महिपाल की भौहें सिकुड़ गई। तो फिर तुम उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस इस बात से परेशान था कि कहीं आर्यन वापस ना चला जाए, इससे उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन अगले कुछ मिनटों में अपना स्तर बढ़ा पाएगा? अभी वो लेवल 9 युद्धात्मा स्तर पर था, इसलिए उसका सीधे एक युद्धराज बनना बेहद मुश्किल था।
अगर वो इस तरह के बड़े स्तर में पहुंचना चाहता था तो उसे कई महीनों या फिर कई सालों तक लगातार ट्रेनिंग करने की जरूरत होगी। अगर इस तथ्य को हटा भी दिया जाए तो भी वो सिंह परिवार का एक सदस्य था जिसके पास शून्य ड्रैगन ब्लड था। उसके लिए अचानक एक युद्धराज बन जाना असंभव ही नहीं, असंभव से भी परे की चीज थी। इरा ने मजाक उड़ाया, कौन नहीं जानता कि तुम सिर्फ एक शून्य ड्रैगन ब्लड वाले कचरे हो? फिर तुम क्यों सबका समय बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम उस लायक नहीं हो तो बस नहीं हो, फिर तुम इसे मान क्यों नहीं लेते? हालांकि अगर तुम जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगते हो तो शायद हम तुम्हें भाग लेने दे सकते हैं। इरा अपने आप से बहुत खुश थी। श्रेष्ठता की वो अभिमानी भावना उसके चेहरे पर फिर से दिखाई दी। वास्तव में उसे आर्यन बिल्कुल पसंद नहीं था। रूबी यह बर्दाश्त नहीं कर सकी। इरा, क्या तुम मरना चाहती हो? वो तेजी से आगे बढ़ने ही वाली थी। हालांकि आर्यन ने उसे वापस खींचा और कहा, रूबी गुस्सा मत हो, कुछ लोग अपनी श्रेष्ठता की भावना दिखाना पसंद करते हैं। अगर वो दिखावा करना पसंद करती है तो उसे दिखावा करने दो। एक समय ऐसा आएगा जब वो जमीन पर घुटने टेक देगी। इरा की आंखें भयावह हो गईं और वो चिल्लाई, अगर तुम्हारे पास योग्यता नहीं है तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। आर्यन ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने दिमाग के माध्यम से उसने स्नो व्हाइट से कहा, उन सभी लोगों को मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। स्नो व्हाइट को अचानक आर्यन का आदेश मिला और वो और भी क्रूर हो गया, फिर और भी तेजी से लगातार हत्या करने लगा। शुरू से ही जब से लड़ाई शुरू हुई थी, आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी। स्नो व्हाइट उसका युद्ध पेट था और उससे जुड़ा हुआ था, तो वो जो हत्या करता उससे भी उसको सिस्टम द्वारा सभी चीजें मिलती थी। स्नो व्हाइट द्वारा लगातार सैकड़ों की तादाद में लोगों के मारे जाने से आर्यन के एक्सपी पॉइंट्स में काफी बढ़ोतरी हुई थी और वो युद्धराज स्तर में पहुंचने से लगभग आधा कदम दूर था। बाहर स्नो व्हाइट भड़क उठा और एक पागल की तरह हत्या करने लगा। 1 मिनट से भी कम समय में आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी शक्तियां लेवल 1 युद्धराज स्तर पर पहुंच चुकी हैं। जैसे ही सिस्टम की आवाज फीकी पड़ी, आर्यन के शरीर से गड़गड़ाहट की आवाजों का एक धमाका हुआ और उसके शरीर की आभा अचानक बदल गई। मूल रूप से यह केवल युद्धात्मा स्तर की आभा थी, लेकिन अब यह एक युद्धराज की आभा बन गई थी। आर्यन मुस्कुराया, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शक्तियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर सभी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था। इरा हंसी और बोली, हाँ हाँ हाँ, ओह आर्यन, अब बस भी करो, तुमने बस कह दिया और तुम युद्धराज बन जाओगे। लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था कि शून्य ड्रैगन ब्लड के साथ सिंह परिवार का एक सदस्य कभी युद्धराज नहीं बन सकता, फिर तुम यह सपना क्यों देख रहे हो? उसी समय महिपाल ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वो पहले ही युद्धराज स्तर पर पहुंच चुका है। इरा के चेहरे का रंग बदल गया और कुछ हद तक भद्दा हो गया। फिर उसने महिपाल की ओर देखा और पूछा, महामहिम, उसके लिए एक युद्धराज बनना असंभव है। अमर ने भी कहा, राजकुमारी, वास्तव में उसके शरीर से निकलने वाली आभा युद्धराज की है और अब वो एक युद्धराज बन चुका है। इरा बिना पलक झपकाए आर्यन को देखने लगी, पर वो प्यार भरी नजरों से नहीं बल्कि नफरत और गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखें तो लगभग आग उगल रही थी। आर्यन ने हंसते हुए पूछा, कुछ लोग सस्ते होना पसंद करते हैं। अगर आप उसकी मां को धोखा नहीं देंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके पिता हैं। क्या इतनी योग्यता बहुत है या और भी चाहिए? वो वास्तव में दुखी था। फिर आर्यन ने जोर से चिल्लाते हुए महिपाल से कहा, महामहिम, चलो शुरू करते हैं। जब वो यह बोल रहा था तो उसने तुरंत ड्रैगन स्लेयर को बुलाया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। फिर वो मुस्कराया और घमंड और दबंगई लहजे में कहा, मेरी चौड़ी ब्लेड पहले से ही भूखी और प्यासी है। ड्रैगन स्लेयर को देखते हुए महिपाल की आंखें उदास हो गईं। चाहे उसने इसे कितनी भी अच्छी तरह से छुपाया हो, इस समय उसकी आंखें लालच से भर गई थीं और उसका दिल अतुलनीय खुशी से भर गया था। ड्रैगन स्लेयर का अधूरा हिस्सा।
अगर यह मेरे पास आ जाता है तो मैं ड्रैगन स्लेयर के रहस्यों को जान सकता हूँ। फिर मुझे एक ड्रैगन को ढूंढकर उसे काबू करना होगा। तब मैं पूरे फायर ग्लास शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सम्राट बन जाऊंगा। हा हा हा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो अब बहुत ज्यादा खुश था। उसी समय शाही महल की वेदी के नीचे एक गुप्त तहखाने में एक बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और ड्रैगन स्लेयर के कांपते हुए आधे हिस्से को देखा। तुरंत उसके चेहरे पर एक खुशी से भरी मुस्कान फैल गई। कितने साल हो गए हैं? हाँ हाँ हाँ, आखिरकार वो यहाँ है। शाही महल के हॉल में हर कोई डर से पीला पड़ गया था। तरंग महाद्वीप के सर्वोच्च हथियारों में से एक ड्रैगन स्लेयर को देखकर वो कांप रहे थे। आर्यन ने अपने कंधे पर जिस तरह का अहंकार छोड़ा, जिस तरह की अत्याचारी आभा छोड़ी, जिस तरह की खतरनाक शक्तियां छोड़ी, जिस चीज के सामने हर एक हथियार खुद को नीचा मानता हो, उसने उनकी दिलों की धड़कन और शरीर में कंपन बढ़ा दी थी। वो खुद पर एक दबाव महसूस कर रहे थे। यह भावना बेहद असहज थी। उसके शरीर से निकलने वाली उग्र युद्धराज की शक्तियों से कुचले जाने पर वो बेहद असहज महसूस कर रहे थे। आर्यन की ताकत शक्तिशाली थी। ड्रैगन स्पिरिट योद्धा के रूप में उसका रवैया अहंकारी था, दबंग था। वो लोग उसकी योग्यता चाहते थे तो वो उन्हें योग्यता दिखाएगा, लेकिन यह मौका सिर्फ मंच पर आने वाले को धीरे धीरे मिलेगा। फिर वो उन्हें बताएगा कि योग्यता क्या होती है। उसी समय महिपाल ने कहा, चूंकि हर कोई इसे जल्दी शुरू करना चाहता है तो अब शुरू करते हैं। मंच पहले से ही मुख्य हॉल के बाहर स्थापित किया जा चुका है, पर मुझे एक बात आप लोगों से पहले ही कहनी है। मंच की प्रतियोगिता में इस बार कुछ बदलाव होगा। फिर उसने एक बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, बुजुर्ग शेषनाग, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? शेषनाग भी एक महल का बुजुर्ग था। हालांकि शिशुपाल का दर्जा उससे ऊंचा था, लेकिन जब से महिपाल और शिशुपाल शाही महल में आए थे तब से ही शिशुपाल कहीं गायब था। यही कारण था कि महिपाल ने उसकी जगह बुजुर्ग शेषनाग से राय ली। बुजुर्ग शेषनाग ने अपनी दाढ़ी को छुआ, फिर कुछ सोचा और कहा, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हमेशा एक विजेता और एक हारने वाला होता है। गलतियों से बचना मुश्किल है, इसलिए मेरा सुझाव है कि महामहिम इस बार एक द्वंद्व युद्ध करें। सबसे पहले आप इन युवा प्रतिभाओं की असली ताकत देख सकते हैं, और दूसरी बात, आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक मैं पूरे अखाड़े को नियंत्रित करूंगा। महाराज, आप क्या सोचते हैं? महिपाल ने एक पल सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हर कोई क्या सोचता है? इरा ने सबसे पहले कहा, मैं सहमत हूँ। कुछ कचरा इस दुनिया में रहने लायक नहीं है तो उन्हें इस दुनिया से दूर कर देना चाहिए। आर्यन हंसा, तुम सच में निर्दयी हो। हालांकि मैं सहमत हूँ। वो वास्तव में चिंतित था कि वो अपने स्ट्राइकिंग मूल्य को कैसे बढ़ा पाएगा। हालांकि अब उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों को मारना उसके स्ट्राइकिंग मूल्य को 100 पॉइंट्स तक बढ़ाने के लिए काफी होगा। महिपाल ने कहा, चूंकि हर कोई सहमत है तो चलो जैसा कि बुजुर्ग शेषनाग कहते हैं वैसा ही करते हैं। बुजुर्ग शेषनाग, आपको स्थिति को अच्छी तरह से देखना होगा। ये मेरे फायर ग्लास शहर के युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली योद्धा हैं जो 100 वर्षों में शायद ही कभी देखे जाते हैं, तो उनमें से किसी एक को खोना मेरे राजवंश के लिए एक नुकसान है। बुजुर्ग शेषनाग ने कहा, महामहिम चिंता मत कीजिए। फिर महिपाल ने तुरंत हंसते हुए कहा, चीजों को और जीवंत करने के लिए मेरा शाही परिवार भी भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि भेजेगा। अरे बाहर आ जाओ। हाँ महामहिम। एक युवक हॉल के पीछे से बाहर निकलकर आया। यह शिशुपाल का दूसरा बेटा मुघल था। वो आज से पहले कभी नहीं दिखाई दिया था, यहाँ तक कि महल के लोगों ने भी इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। मुघल ने एक काला कवच पहना हुआ था। कवच सभी प्रकार के काले मंत्रों से उत्कीर्ण था और उसका शरीर एक खतरनाक शक्ति से भरा हुआ था। आर्यन की भौहें हल्की सी फड़क उठी। डेविल कल्टीवेटर। जब स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों ने उसे देखा तो उनके चेहरे भी हैरान रह गए। तारा कुछ कहना चाहती थी पर मेघा ने उसे रोक दिया, जिसने आर्यन से धीमी आवाज में कहा, वो एक डेविल कल्टीवेटर हैं, आपको आज रात सावधान रहना चाहिए। डेविल कल्टीवेटर यानी कि मुघल की उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। हालांकि स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों और आर्यन के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो एक डेविल कल्टीवेटर था।
महिपाल द्वारा बांटे गए हर एक महल को शाही तबका प्राप्त था। जिस तरह रत्नसिंह की बेटी इरा को एक राजकुमारी के रूप में सम्मानित किया जाता था, उसी तरह शिशुपाल का बेटा मुघल भी एक राजकुमार था। इसका मतलब था कि शाही परिवार का न केवल स्वर्ग संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध था, बल्कि उनका डेविल संप्रदाय के साथ भी घनिष्ठ संबंध था। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि वो आज रात एकमात्र डेविल कल्टीवेटर ना हो। महिपाल एक बूढ़ी चालाक लोमड़ी था। सतह पर वो 4 स्तंभों के बीच विवाद में शामिल नहीं लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ उसके इशारों पर चल रहा था। उसने हमेशा शाही परिवार को वाद विवाद से बाहर रखा था। वो फसल पकने के बाद उसे काटकर खाने वालों में से था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज रात शहर के बाहर क्या हो रहा था, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि आज रात उसका लक्ष्य केवल आर्यन था। उसके कंधे पर ड्रैगन स्लेयर था। मुघल, सभी का अभिवादन करो, महिपाल ने कहा। मुघल, जो धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर बढ़ रहा था, ने सभी को देखा और हंसते हुए कहा, मरने वाले लोगों का अभिवादन करने का क्या फायदा। इससे पहले कि उसकी बात खत्म हो पाती, उसने अपना पैर पटका और अचानक उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया। पलक झपकते ही उसकी गति बहुत तेज हो गई। क्या अद्भुत गति है यार, मैंने तो सुना था कि वो अपने जन्म के दिन से ही गायब हो गया था। तो वो गुप्त रूप से ट्रेनिंग करने के लिए छिप गया था। उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियां बेहद खतरनाक है। आखिर उसकी शक्तियां किस स्तर तक पहुंच गई है। हर किसी की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वो मुघल के शरीर से निकलने वाली शक्तियों से असहज महसूस कर रहे थे और साथ ही थोड़ा नाखुश भी थे। जब वो सभी लोग हैरान थे, अचानक मुख्य हॉल के बीच एरिना के ऊपर शक्तियों की कई काली परतें बनने लगी और उन परतों से एक आकृति बनी जो सीधे एरिना में उतरी। फिर उसने अपनी आंखें उठाकर सभी को देखा और एक गहरी ठंडी में आवाज में कहा, सबसे पहले कौन मरेगा। यह मुघल था। उसकी घमंड से भरी आवाज सुनकर किसी ने कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इतना घमंड करना ठीक नहीं है। एक सफेद कपड़ों वाले लड़के ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और सभी के बीच से निकलकर आगे आया। फिर उसने अपना पैर पटका और बिजली की रफ्तार से एरिना की ओर बढ़ते हुए उसने मुघल पर अपनी स्वॉर्ड से एक वार किया। यह तो तेज तलवारबाज कार्नस है यार, उसकी गति कितनी तेज है। सभी ने आपस में फुसफुसाते हुए बात की। दूसरी तरफ मुघल ने मुस्कुराते हुए कार्नस की ओर देखा। जैसे ही वो एरिना में पहुंचा, मुघल का शरीर हल्का सा हिला और उसे एक लात से एरिना से बाहर कर दिया। बूम, दिखने में उसकी लात का वार साधारण था, पर उसमें इतनी शक्तियां थी कि कार्नस का शरीर पीछे की ओर उड़ते हुए एक दीवार पर लगी लोहे की छड़ में घुस गया। कार्नस के मुंह से खून निकला और उसका शरीर लहूलुहान हो गया। उसका शरीर कई बार फड़फड़ाया और अंत में उसकी सांसें थम गई। वो मर चुका था। इस दृश्य को देखकर हर कोई अपनी जगह पर एक मूर्त की भांति खड़ा था। कुछ सुरक्षा सैनिक जांच करने के लिए दौड़े और तेज आवाज में कहा, महामहिम, ये कार्नस मर चुका है। सबके चेहरे लाल हो गए। महिपाल अपने दिल में खुश था, हालांकि उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कार्नस से कहा, कार्नस, अन्यायपूर्ण तरीके से मत मारो। आर्यन भी हैरान था। क्या खतरनाक शक्ति है। नहीं, ये सभी लोग मेरे ही एक्सपी पॉइंट्स, ट्रयू एनर्जी और स्ट्राइकिंग मूल्य हैं। अगर वो सभी को मार देगा तो मैं क्या करूंगा, उसने निराश होते हुए अपने मन में सोचा। यह मुघल वहां मौजूद सभी लोगों से ज्यादा शक्तिशाली था। भले ही आर्यन अंत में उसे मार दे, लेकिन उसे डर था कि जब तक उसकी बारी आएगी वो पहले ही आधे से ज्यादा लोगों को मार चुका होगा। उस वक्त उसका स्ट्राइकिंग मूल्य वापस नहीं भर पाएगा। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। इसके अलावा आज रात वो मुख्य पात्र था। हालांकि इससे पहले कि आर्यन कुछ बोल पाता, इरा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, चाचा सम्राट, उसकी शक्तियों का स्तर हम सभी से ऊपर है, तो हम सीधे उसे अंतिम पड़ाव में प्रवेश क्यों नहीं करने देते। इस तरह हम एक दूसरे की ताकत का भी परीक्षण कर सकते हैं। रजत ने कार्नस की ओर देखा और अपने दिल में डर महसूस किया। फिर कहा, राजकुमारी सही है, उसकी ताकत के साथ चलो सीधे उसे अंतिम पड़ाव में प्रवेश करने देते हैं। हेवंत ने भी कहा, हाँ, उसे अंतिम पड़ाव में प्रवेश करने देते हैं। हालांकि वो भी एक युद्धराज था।
पर कार्नस की शक्तियां उससे कई गुना अधिक और खतरनाक थी। जैसे ही वो एरिना में जाएगा तुरंत मारा जाएगा। ये एक ऐसा अस्तित्व था जो उन्हें पूरी तरह से कुचल सकता था। उनका लक्ष्य आर्यन को रोकना या फिर उसे जल्द से जल्द मारना था। अगर कार्नस एरिना में रहेगा तो आर्यन को मारने में उतनी ही देरी होगी। महिपाल ने कहा, मेरे भी यही विचार हैं। अपने दिल में वो ये भी नहीं चाहता था कि शाही भोज समय से पहले समाप्त हो जाए। तुरंत इरा ने चिल्लाते हुए कहा, कार्नस, तुम सीधे अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुके हो। वहां कार्नस के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। फिर उसका शरीर अचानक एरिना से गायब हो गया और शाही महल की छत पर दिखाई दिया। बस पीछे एक आवाज गूंजी थी, कचरे के ढेर। महिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब शुरू करते हैं। अरुण, शक्ति पत्थर लेकर आओ और उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शक्तियां दिखाने दो। ठीक है महामहिम। शक्ति पत्थर के माध्यम से एक योद्धा की शक्तियां पता की जा सकती थी। प्रतियोगिता के नियमों में बदलाव होने की वजह से एक योद्धा का युद्धराज होना जरूरी था। फिर शक्तियां जांच करने के बाद 28 प्रतिभागी शिष्य बचे थे। उनमें से ज्यादातर की शक्तियां युद्धराज के दूसरे और तीसरे लेवल पर थी और केवल आर्यन ही युद्धराज के पहले लेवल पर था। चलो अब प्रतियोगिता शुरू करते हैं, अरुण ने तेज आवाज में कहा। नंबर 1 बनाम नंबर 28। यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। उसी समय आर्यन ने अपने सुंदर लंबे बाल उठाए और भीड़ के बीच से बाहर निकला और लापरवाही से कहा, ये साफ है कि हर कोई आज रात के लिए यहाँ क्यों आया है, तो चलो फिर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। मैं एरिना मास्टर बनूंगा। आप सभी एक एक करके एरिना में आ सकते हैं और जब तक आप में से कोई मुझे हरा नहीं देता है तब तक मैं बिना आराम किए मुकाबला करता रहूंगा। यह बोलते हुए आर्यन एरिना में चला गया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अगर वो एरिना के नियमों के हिसाब से चलेगा तो वो उनमें से 10 को भी नहीं मार पाएगा। इस तरह वो अपना स्ट्राइकिंग मूल्य 100 पॉइंट्स तक नहीं पहुंचा पाता। एरिना में पहुंचने के बाद आर्यन ने रजत की ओर देखा और कहा, ओह खच्चर की औलाद, क्या तुम हमेशा मुझसे नाखुश नहीं रहे हो? हेवंत, तुम वही हो है ना? इरा, फूहड़ औरत, तुम हमेशा से मुझे मारना चाहती थी है ना? और तुम सब कौन मुझे मारना नहीं चाहता? आर्यन चिल्लाया। वो उन सभी को उकसाने की कोशिश कर रहा था। तभी विहान आगे बढ़ा और कहा, ड्रैगन स्पिरिट योद्धा, मैंने आपको मारने के बारे में कभी नहीं सोचा। आर्यन ने विहान की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड पर हाथ फेरते हुए आगे कहा, चूंकि तुम सभी मुझे मारना चाहते हो तो फिर आ जाओ, तो पहला कौन होगा? महल की छत पर खड़े कार्नस ने जब आर्यन के हाथों में ड्रैगन स्लेयर को देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। स्वर्ग के संसाधनों की क्या बर्बादी है। महिपाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो आर्यन को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले उसके पास पता नहीं कहां से एक फिनिक्स ब्लड लाइन आ गई थी। फिर वो अचानक एक युद्धराज बन गया। अब वो खुद ही उन सभी को चुनौती देने जा रहा था। ये मौत को गले लगाने जैसा था। भले ही उसके पास ड्रैगन स्लेयर हो, लेकिन फिर भी वो उन सभी को नहीं हरा सकता था। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद।